हाँ बच्चों, अभी हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग के सारे बेसिक कांसेप्ट भी पढ़ लिए और इसके जो भी कॉमन टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो, अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट या इसको हिंदी में विस्थापन धारा बोलते हैं। फिर चलो एक बार विस्थापन धारा क्या होती है वो देखते हैं। तो देखते हैं कि ये नॉर्मल धारा से किस टाइप से डिफरेंट होती है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा-सा डेफिनिशन वाइज़ देख लेते हैं या प्रैक्टिकली देखते हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना तुम कि अभी तक तो पूरी फिज़िक्स में हमने केवल चालक वायर में बहने वाली धारा पढ़ी है ना? ध्यान रखना कि अभी तक तो पूरी फिज़िक्स में हमने चालक वायर में ही बहने वाली धारा पढ़ी है और ध्यान रखना कि चालक वायर से जो धारा बहती है, उसको तो परफेक्ट शब्दों में कंडक्शन करंट या चालन धारा बोलते हैं, है ना? और ये तो वास्तविक होती है। जो चालन धारा होती है तो आवेशों की वास्तविक गति के कारण होती है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक पूरी फिज़िक्स में हमने चालक वायर में बहने वाली धारा पढ़ी है और चालक वायर में जो धारा बहती है तो वास्तविक होती है, उसको तो चालन धारा या कंडक्शन करंट बोलते हैं ना। तो अभी तक तो हमने केवल चालक वायर में ही धारा पढ़ी है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि जो खाली भाग होता है या जो रिक्त स्थान होता है, वहाँ से भी एक आभासी धारा बहती है। जैसे बताओ संधारित्र की प्लेटों के बीच बिल्कुल रिक्त स्थान होता है ना? है तो ध्यान रखना तुम। सॉरी, फिर ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण जो खाली भाग है या जो रिक्त स्थान है वहां भी एक आभासी धारा बहती है ना? तो ध्यान रखना तुम कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण मतलब टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र के कारण खाली भाग या रिक्त स्थान से जो आभासी धारा बहती है उसको विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो कंडक्शन करंट होती है वो तो वास्तविक होती है, लेकिन ये जो विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो वास्तविक धारा नहीं होती, आभासी होती है? तो ये ध्यान रखना तुम। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण खाली स्थान या रिक्त स्थान में एक आभासी या काल्पनिक धारा बहती है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं या विस्थापन धारा बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ध्यान रखना कि चालन धारा तो वास्तविक होती है तो आवेश की वास्तविक गति के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन जो विस्थापन धारा होती है वो वास्तविक नहीं होती है, आभासी होती है। वो आवेश की वास्तविक गति के कारण उत्पन्न नहीं होती, वो समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है? तो उसकी बिल्कुल किताबी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है? तो किताबी शब्दों में ये लिख सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के कारण रिक्त स्थान या खाली भाग में जो आभासी धारा बहती है उसको विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो विस्थापन धारा क्या होती है उसको देख लिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फालतू ये आभासी धारा कहाँ से बीच में आ गई? है ना? तो चलो अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है? ये तो हमने जस्ट डेफिनेशन ये सब देखी। एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये विस्थापन धारा क्या होती है? या काल्पनिक धारा कहाँ से पैदा हो गई? इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो विस्थापन धारा को समझने के लिए हम चलो आरसी चार्जिंग सर्किट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है ना? तो विस्थापन धारा को समझने के लिए हम आरसी चार्जिंग सर्किट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो मान लेते हैं कोई संधारित्र है जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच दूरी D है और हमको अच्छे पता है कि संधारित्र में प्लेटों के बीच बिल्कुल रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली भाग होता है। ठीक है? तो मान लेते हैं ऐसा कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है, इसके साथ R का प्रतिरोध भी लगा दिया और ईएमएफ की बैटरी से भी जोड़ दिया। और चलो अब मान लेते हैं हमने स्विच ऑन कर दिया। तुमको अच्छे पता है कि बताओ ये सर्किट कौन-सा है? आरसी चार्जिंग सर्किट है ना? तो हम सभी को पता है कि स्विच ऑन करेंगे तो बहने वाला आवेश भी समय के साथ परिवर्तित होगा और संधारित्र पर संचित आवेश भी समय के साथ परिवर्तित होगा, है ना? और संधारित्र वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर आरसी चार्जिंग सर्किट हो तो बहने वाला आवेश या संधारित्र का आवेश समय के साथ किस तरह से चेंज होता है? Q इक्वल टू C1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो कैपेसिटर में पढ़ा था कि आरसी चार्जिंग सर्किट में बहने वाला आवेश या संधारित्र पर संचित आवेश समय के साथ इस तरह से चेंज करता है, ठीक है?
है ना? तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आरसी चार्जिंग सर्किट है ना, मतलब इस बार संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज होगा। अब चलो तुम आराम से बताओ कि इस प्लेट पर प्लस क्यू और इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तो बताओ इस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेटों के बीच स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है ना? संधारित्र में पढ़ा था कि इस प्लेट पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आवेश है ना, तो उसके कारण प्लेटों के बीच स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। और हमको कॉमन सेंस से पता है कि चार्जिंग प्रोसेस में संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज हो रहा है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा। और यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। है तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं कि चार्जिंग प्रोसेस में संधारित्र का आवेश चेंज होगा, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा। तो यहाँ तक तो हम संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम एक कदम और आगे जाते हैं। तो हम सभी को बताएं कि चार्जिंग प्रोसेस में संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज करेगा, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा। ठीक है, और ध्यान रखना तुम, है ना, सबसे खतरनाक चीज ये है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करेगा, तो उसके कारण इस पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। है, तो ध्यान रखना तुम, ये अच्छे ध्यान रखना कि इसमें सबसे खतरनाक, है ना, इसमें सबसे खतरनाक चीज ये है कि बताओ प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करेगा, तो उसके कारण बीच वाले पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में बताई थी, है ना, तो याद करके बताओ तुम। सॉरी, ये याद करके बताओ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में मैंने तुमको चमका करके बताया था कि अगर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ चेंज करे ना, बताया था कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो पूरे भाग में ऐसा वृत्ताकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये तो बताया था उस टाइम पे कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो पूरे भाग में ऐसा वृत्ताकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो उसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं यार। तुम बताओ, चुंबकीय क्षेत्र टाइम के साथ चेंज करे तो पूरे भाग में वृत्ताकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो फिर पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट सिमेट्रिकल होते हैं और ये मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर होता है। और ध्यान रखना कि थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी होता है। अगर प्रैक्टिकली भी तुम यहाँ कोई चुंबकीय सुई रखोगे तो विक्षेपित होगी, तो उससे पता चलेगा कि प्रैक्टिकली भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? बस आगे कंपैरेटिवली याद रखना। ईएमआई में तो आधा पार्ट देखा था, आधा पार्ट यहाँ देख लिया। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया भी था कि इस चीज को हम राइट टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। अब वो राइट टाइम आ भी गया है ना? तो इनको कंपैरेटिवली याद रखना तुम। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र टाइम के साथ चेंज करे तो पूरे भाग में वृत्ताकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और वैसे ही अगर कभी भी विद्युत क्षेत्र टाइम के साथ चेंज हो तो फिर पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना? तो बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, सही है ना? तो तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस चार्जिंग प्रोसेस में संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज करेगा, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो प्लेटों के बीच वाले सारे भाग में ऐसा वृत्ताकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिस सॉरी क्या बोल गया, ये विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो प्लेटों के बीच पूरे भाग में ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब तुम बताओ कि प्लेटों के बीच वाले भाग में ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बताओ अगर कोई अगर कोई आदमी ऐसा वृत्ताकार लूप ले तो इस वृत्ताकार लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का भी कुछ नॉन जीरो मान आएगा, है ना? हम सोच सकते हैं ठीक है कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज कर रहा है तो पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और तुम बताओ कि वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अगर कोई आदमी ऐसा वृत्ताकार लूप चुने तो इस वृत्ताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वृत्ताकार लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का भी नॉन जीरो
मान आएगा। कितना आएगा वो तुम खुद देख सकते हो। कि चुंबकीय क्षेत्र भी वृत्ताकार, लूप भी वृत्ताकार है, तो इंटीग्रेशन B डॉट dl कितना होगा? म्यू B into 2 pi r, ये पहले देख चुके हैं, है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र टाइम के साथ चेंज करे तो पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, और वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बताओ इस बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का भी कुछ नॉन जीरो मान आएगा। और बताओ इस लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का कोई नॉन जीरो मान आएगा। तो एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए इस लूप के अंदर से कुछ न कुछ धारा भी गुजरनी चाहिए। है ना? तुम याद करके बताओ, ये तुम याद करके बताओ कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का मान कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बस तुम बताओ कि इस बार वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस वृत्ताकार लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का भी नॉन जीरो मान आएगा ना? बताओ इस वृत्ताकार लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का नॉन जीरो मान आएगा। तो एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ आई इनक्लोज भी होना चाहिए, मतलब इस लूप के अंदर से कुछ न कुछ धारा भी गुजरनी चाहिए। अब तुम बताओ, ये तो बिल्कुल खाली भाग है ना? बिल्कुल खाली भाग है, बताओ इस लूप के अंदर से कोई वास्तविक धारा तो गुजर ही नहीं सकती। तो बस अब हम एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए मानेंगे कि इस बार लूप के अंदर-अंदर से एक आभासी धारा गुजर रही है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। है ना? तो ये ध्यान रखना कि एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए इस लूप के अंदर से कुछ न कुछ धारा भी गुजरनी चाहिए। अब बताओ लूप के अंदर तो बिल्कुल खाली भाग है, इसलिए लूप के अंदर से कोई वास्तविक धारा तो नहीं गुजर सकती है। तो इस बार हम मानेंगे कि एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए लूप के अंदर-अंदर से एक आभासी धारा गुजर रही है, और इस आभासी धारा को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा है, वो कोई वास्तविक नहीं होती, मतलब वास्तविक आवेशों की गति के कारण उत्पन्न नहीं होती। एक्चुअली विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये पूरा कांसेप्ट देख लिया, ठीक है? और चिंता मत करना, मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लिख रखी हैं, ठीक है? अब देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट देख लिया, ठीक है ना? अब चलो डिस्प्लेसमेंट करंट मैथमेटिकली कितना होता है वो एक बार हाँ बच्चों, ये भी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट देख लिया। बहुत 1 मिनट में बहुत शॉर्ट में समराइज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो देख सकते हैं जैसे माने थे आरसी चार्जिंग सर्किट है, तो उसमें संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज होता है ना? आवेश चेंज होगा तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज होगा, विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज होगा। तो प्लेटों के बीच पूरे भाग में ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और तुम बताओ कैसा, है ना? प्लेटों के बीच ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस वृत्ताकार लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl का भी नॉन जीरो मान आएगा। और बताओ इंटीग्रेशन B डॉट dl का नॉन जीरो मान आएगा, तो एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ आई इनक्लोज भी होना चाहिए, है ना? तो ध्यान रखना कि एम्पियर के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ आई इनक्लोज भी होना चाहिए, मतलब इस लूप के अंदर से कुछ न कुछ धारा गुजरनी चाहिए। अब बताओ खाली भाग है, इसे लूप के अंदर-अंदर से कोई वास्तविक धारा तो नहीं गुजर सकती, तो हम मानेंगे कि इस बार लूप के अंदर-अंदर से एक काल्पनिक धारा गुजर रही है, और इस काल्पनिक धारा को विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। तो जो-जो बोल रहा हूँ प्रॉपर शब्दों में मैंने लिख भी दिया है, ठीक है? अब चलो, अब मैथमेटिकली थोड़ा देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट धारा कितनी होगी वो देख लेते हैं, ठीक है? है ना? तो बस कैलकुलेट करते हैं थोड़ा-सा। तो हमको पता है कि इस चार्जिंग सर्किट में संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज करता है ना? आवेश समय के साथ चेंज करेगा तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा। और संधारित्र के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बताओ प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हो, तो प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? संधारित्र में पढ़ा था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्जिंग प्रोसेस में आवेश चेंज करेगा तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा, ठीक है? अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि प्लेटों के बीच एक क्षेत्रफल की कोई काल्पनिक सतह लेते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना यार? तो ऐसा करते हैं कि इस प्लेट का भी क्षेत्रफल A है, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी A ही है। तो हम ऐसा करते हैं कि प्लेटों के बीच एक क्षेत्रफल की कोई काल्पनिक सतह लेते हैं। पाप तो नहीं है ना? तो वही कि प्लेटों के बीच एक क्षेत्रफल की कोई काल्पनिक सतह लेते हैं, तो बस तुम बताओ कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस काल्पनिक सतह को काटेगा, है ना? बोल सकते हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस काल्पनिक सतह को काटेगा, मतलब इस काल्पनिक सतह से
विद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा, ठीक है ना? तो बस तुम आराम से बताओ कि ये विद्युत क्षेत्र इस काल्पनिक सतह को अभिलंबत काट रहा है, इसलिए इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? सिंपली E इंटू ए, है ना? तो काल्पनिक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सिंपली E इंटू ए होगा। तो बताओ E तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, है ना? इंटू ए इस काल्पनिक सतह का क्षेत्रफल, तो ए से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो बताओ इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूँ कि इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया, ठीक है? तो बस हमको अच्छे पता है कि चार्जिंग प्रोसेस में संधारित्र का आवेश चेंज करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज करेगा, और विद्युत क्षेत्र चेंज करेगा तो इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी समय के साथ चेंज करेगा, ठीक है ना? बस अब हम एक बार देखते हैं कि इस बार विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी होगी वो देखना है, ठीक? क्योंकि हमको उम्मीद है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर कहीं न कहीं डिस्प्लेसमेंट धारा से रिलेटेड होगी, ठीक है? बस विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी होगी, मतलब डी फाई बाय dt कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इधर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है इससे बाहर, और q का t के सापेक्ष अवकलन dq बाय dt, है ना? तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब डी फाई बाय dt 1 बाय एप्सिलॉन नॉट dq बाय dt आ गया। चलो एप्सिलॉन नॉट को उधर भगाते हैं। एप्सिलॉन नॉट को उधर भगाएंगे तो dq बाय dt इक्वल टू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय dt, ये आ गया। तो dq बाय dt एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय dt ये आ गया, ठीक है ना? अब चलो, है ना, तुम देखते ही बताओ कि बताओ dq बाय dt को बेसिकली क्या बोल सकते हैं? धारा, है ना? बताओ dq बाय dt को बेसिकली क्या बोल सकते हैं? धारा, ठीक है? सॉरी, क्या बोल दूं? फिर dq बाई dt को बेसिकली क्या बोल सकते हैं? इस सतह से गुजरने वाली धारा ये बोल सकते हैं। लेकिन तुम बताओ कि इन प्लेटों के बीच तो बिल्कुल रिक्त स्थान है ना? सोच के बताओ कि बताओ प्लेटों के बीच तो बिल्कुल रिक्त स्थान है, मतलब इससे कोई वास्तविक धारा तो गुजर नहीं रही। बस इस बार dq बाई dt क्या होगा? इस खाली भाग से गुजरने वाली काल्पनिक धारा, और इस खाली भाग से गुजरने वाली काल्पनिक धारा को ही विस्थापन धारा बोलते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि विस्थापन धारा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय dt इतना आ गया, ठीक है? तो विस्थापन धारा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे निकाला। ठीक है, तो कैसे निकाला? क्लियर? जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ। ये तो वही चार्जिंग सर्किट में संधारित्र का आवेश चेंज करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज करेगा, और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र q बाय a एप्सिलॉन नॉट, है ना? अब चलो ऐसा करते हैं कि एक क्षेत्रफल की काल्पनिक सतह लेते हैं, तो तब विद्युत क्षेत्र इसको काटेगा ना, तो इस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E इंटू a, तो ये तो q बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू a से कैंसिल, तो इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। आवेश चेंज करा तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज करेगा, फ्लक्स भी चेंज करेगा। अब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी होगी, मतलब डी फाई बाई dt देखना है, तो उसके लिए इसका अवकलन कर देंगे। तो बताओ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, और q का t के सापेक्ष अवकलन dq बाई t, एप्सिलॉन नॉट को उधर भगाएंगे तो dq बाई t एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई इलेक्ट्रिकल बाई dt। हम सभी को पता है कि बताओ dq बाई dt क्या होगा? इस सतह से गुजरने वाली धारा, है ना? बोल सकते हैं कि dq बाई टी क्या होगा? इस काल्पनिक सतह से गुजरने वाली धारा। लेकिन तुम बताओ प्लेटों के बीच तो बिल्कुल रिक्त स्थान है ना? प्लेटों के बीच तो बिल्कुल रिक्त स्थान है, तो इस काल्पनिक सतह से कोई वास्तविक धारा तो गुजर ही नहीं सकती। तो बताओ इस बार dq बाई टी क्या होगा? एक रिक्त स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक धारा, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिकल बाय dt। तो विस्थापन धारा का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अभी तो गधों टाइप से पूरा डिटेल में डिराइव किया है ना, लेकिन आगे डिटेल में डिराइव करने की जरूरत नहीं, आगे इसको याद रखना है ना, उसको ऐसे याद रखना है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट धारा उत्पन्न किसके कारण होती है? समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ना, ऐसे ध्यान रखना। ये विस्थापन धारा उत्पन्न किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगी, और साथ में कांस्टेंट कौन सा आएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो बस विस्थापन धारा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, ये विस्थापन धारा इतनी हमारे पास आ गई। देखना
तो ध्यान रखना, ये विस्थापन धारा का एक्सप्रेशन आ गया और चिंता मत करना, जो-जो बोल रहा हूँ, वो मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, ठीक ना? है ना? तो आगे डिस्प्लेसमेंट धारा के बारे में याद रखना, है ना? पूरे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद रखना। कोई दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है जो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ऐसे याद रखना कि बताओ डिस्प्लेसमेंट धारा उत्पन्न किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ना? तो बस इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट धारा है वो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब डी फाई बाई dt के समानुपाती होगी और साथ में जो कांस्टेंट आता है वो एप्सिलॉन नॉट आता है, ये ध्यान रखना है। एक और चीज़, इसको विस्थापन धारा नाम क्यों दिया गया वो देखना। वैसे तो नाम बहुत गंदा रखा है, लेकिन विस्थापन धारा क्यों नाम दिया गया वो देखना। ये तो हमको अच्छे पता है कि विस्थापन धारा हमको अच्छे पता है कि विस्थापन धारा उत्पन्न क्यों होती है? विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और विद्युत क्षेत्र का समय के साथ जो परिवर्तन है, उसको मैक्सवेल क्या बोलता था? विद्युत क्षेत्र का विस्थापन बोलता था। ठीक है ना? ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र का समय के साथ जो परिवर्तन है उसको मैक्सवेल अपने शब्दों में विद्युत क्षेत्र का विस्थापन बोलता था। तो बस हम बोल सकते हैं कि चूँकि एक काल्पनिक धारा विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण मतलब विद्युत क्षेत्र के विस्थापन के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसको विस्थापन धारा नाम दिया गया। तो मैक्सवेल ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं लेकिन शब्द बहुत खराब सिलेक्ट किए हैं। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ ली, है ना? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी ये आ गई ठीक है, सही है ना? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, है ना? और अब हम प्रैक्टिकल शब्दों में ये बोल सकते हैं, है ना? डरना मत। हम प्रैक्टिकल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जहाँ भी चालक वायर होगा, वहाँ से तो धारा सॉरी जहाँ भी चालक वायर होगा, चालक वायर से तो धारा कौन-सी गुज़रेगी? चालन या कंडक्शन धारा गुज़रेगी जो कि वास्तविक होती है, लेकिन जहाँ भी खाली भाग है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट बहेगी। ये तो आगे कंपैरेटिवली याद रखना, कि चालक वायर से बहने वाली धारा तो वास्तविक होती है जिसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, लेकिन खाली भाग या रिक्त स्थान से जो धारा बहती है वो वास्तविक नहीं, आभासी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बस इस डिस्प्लेसमेंट करंट के आधार पर मैक्सवेल ने एम्पीयर के नियम को मॉडिफाई किया। है तो डिस्प्लेसमेंट धारा के आधार पर मैक्सवेल ने एम्पीयर के नियम को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया वो देखना। ठीक है? तो ध्यान रखना कि मैक्सवेल के पहले तो ध्यान रखना कि मैक्सवेल के पहले वाले टाइम में तो एम्पीयर का नियम क्या चलता था कि किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, है ना? और आई इनक्लोज लोग क्या लेते थे? है ना? इसमें आई इनक्लोज लोग क्या लेते थे? उस काल्पनिक लूप से के अंदर से गुजरने वाली कंडक्शन करंट ये लेते थे। ठीक है? ध्यान रखना कि मैक्सवेल के पहले लोग ये करते थे कि किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जब आई इनक्लोज क्या होगा? उस लूप से गुजरने वाली वास्तविक धारा मतलब उस लूप से गुजरने वाली कंडक्शन धारा, यही लोग यूज़ करते थे। ठीक है? लेकिन मैक्सवेल ने बताया, है ना? मैक्सवेल ने बताया कि अगर उस लूप से कोई वायर गुजर रहा हो, तब तो आई इनक्लोज कंडक्शन धारा होगी, लेकिन अगर उस लूप के अंदर से बिल्कुल रिक्त स्थान गुजर रहा हो, तो फिर आई इनक्लोज कंडक्शन धारा नहीं, डिस्प्लेसमेंट धारा होनी चाहिए। ये तो ध्यान रखना है तो कि मैक्सवेल ने बताया कि इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल ये मैक्सवेल ने बताया कि एम्पीयर का नियम इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज सही तो है, बस एक ही सावधानी रखना कि अगर उस लूप के अंदर से अगर कोई वायर गुजर रहा हो, तो आई इनक्लोज वास्तविक धारा मतलब कंडक्शन धारा होनी चाहिए और उस लूप के अंदर से अगर कोई रिक्त स्थान गुजर रहा हो, तो फिर आई इनक्लोज डिस्प्लेसमेंट धारा होनी चाहिए। ठीक है? तो एक्चुअली तो आई इनक्लोज कंडक्शन धारा या डिस्प्लेसमेंट धारा होनी चाहिए, सही है ना? एक्चुअली तो आई इनक्लोज कंडक्शन धारा या डिस्प्लेसमेंट धारा होनी चाहिए, लेकिन मैक्सवेल ने आई इनक्लोज कंडक्शन धारा प्लस डिस्प्लेसमेंट धारा इस तरह से बोला। उसका भी लॉजिक समझना, है ना? तो ध्यान रखना कि अ, हम तो ये बोलते हैं कि चालक वायर से कंडक्शन धारा और खाली स्थान से डिस्प्लेसमेंट धारा गुजरती है, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार तो कोई भी माध्यम 100% कंडक्टिंग भी नहीं हो सकता, है ना? मैक्सवेल के अनुसार कोई माध्यम 100% चालक भी नहीं हो सकता और 100% अचालक भी नहीं हो सकता। मैक्सवेल के अनुसार जो चालक वायर है, उसमें 99.99 तो कंडक्शन धारा है लेकिन 0.01% डिस्प्लेसमेंट धारा भी हो सकती है और जो खाली भाग है वह 99.99 डिस्प्लेसमेंट धारा है लेकिन 0.01% कंडक्शन धारा भी हो सकती है। इसलिए उसने, है ना? इसलिए उसने आई इनक्लोज को
कंडक्शन धारा या डिस्प्लेसमेंट धारा बोलने की जगह कंडक्शन धारा प्लस डिस्प्लेसमेंट धारा बोल दिया, अपनी डेढ़ बुद्धि लगा दी, ठीक है? तो वो भी कोई पाप नहीं है। तुम बताओ कि अगर कभी भी चालक माध्यम हो, तो हम I इनक्लोज़ क्या लेंगे? I कंडक्शन लेंगे और I डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देंगे। और अगर कहीं भी खाली स्थान हो, तो वहाँ I इनक्लोज़ में हम केवल I डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, I कंडक्शन 0 कर देंगे। ये तो एक्चुअली तो या होना चाहिए था, लेकिन उसने प्लस ले लिया, तो भी कोई पाप नहीं है। कहीं भी चालक वायर हो तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट धारा को 0 ले लेंगे और कहीं भी खाली भाग है वहाँ कंडक्शन धारा को 0 ले लेंगे, बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है? मैंने ये चीज़ प्रॉपर यहाँ शब्दों में लिख दी है ना? प्रॉपर शब्दों में लिख दी है कि ये मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे एम्पीयर के नियम को मॉडिफाई किया। बस अब एम्पीयर का नियम क्या बनेगा? किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी, है ना? अब एम्पीयर का नियम ये बन गया कि किसी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। और हम तो अपनी प्रैक्टिकल बात ही करेंगे, तो हम तो एक ही चीज जानते हैं कि उस लूप के अंदर से कोई वायर गुजर रहा हो तो आई इनक्लोज की जगह आई कंडक्शन, या फिर उस लूप के अंदर से अगर रिक्त स्थान गुजर रहा हो तो आई इनक्लोज की जगह आई डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ठीक है? बाकी मैक्सवेल ने या की जगह प्लस लिखा है, क्योंकि उसके अनुसार कोई भी माध्यम 100% चालक भी नहीं हो सकता और 100% अचालक भी नहीं हो सकता। तो मैक्सवेल ने आई इनक्लोज को आई कंडक्शन या आई डिस्प्लेसमेंट की जगह आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, तो भी कोई पाप नहीं है। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कभी भी वायर गुजर रहा हो तो आई कंडक्शन को तो लेंगे और आई डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देंगे। और अगर कहीं भी खाली स्थान गुजर रहा हो तो फिर आई डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, आई कंडक्शन को 0 कर देंगे। ठीक है, बस मैक्सवेल ने एम्पीयर के नियम को मॉडिफाई कर दिया और अब जो नियम बना उसको एम्पीयर मैक्सवेल नियम बोलते हैं, ठीक है? तो बस एम्पीयर मैक्सवेल नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, जहां आई इनक्लोज आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, जहां आई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय dt, है ना? तो ये एम्पीयर मैक्सवेल का नियम ये देख लिया, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट करंट के हमने सारे कंसेप्ट भी पढ़ लिए। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब उसकी थ्योरी को बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में मैंने लिख भी दिया है। तो मैं एक के बाद एक पेज चेंज करूंगा, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी का पहला पेज, फिर है डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी का दूसरा पेज, है ना? और आगे कभी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछे ना, याद रखना थोड़ा सा कि विस्थापन धारा है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछे तो ऐसे याद रखना है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगी और साथ में कांस्टेंट कौन आता है? एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ध्यान रखना। तो ये सारा पढ़ लिया, नोट्स भी मैंने प्रॉपर लिख दिए हैं, ठीक है? अब देखो, अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना? इसको देख लेना। तो देखो बिल्कुल सिंपल वही आरसी चार्जिंग सर्किट का ही केस दे रहा हूँ। ईएमएफ की बैटरी है, आर का प्रतिरोध है और उसके साथ संधारित्र लगा दिया। मतलब वही आरसी चार्जिंग सर्किट है, ठीक है? और ध्यान रखना कि हम तो जितने भी क्वेश्चन करते हैं, है ना? ध्यान रखना कि हम तो जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हम यही मानेंगे कि जो चालक वायर है वो तो 100% चालक है और संधारित्र की प्लेटों के बीच वाला भाग पूर्ण अचालक है। हम तो ज्यादा अपनी डेढ़ बुद्धि नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए, हम तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि जो ये चालक वायर है वो 100% चालक है। सॉरी, ठीक है? जो चालक वायर है वो 100% चालक है, मतलब इसमें केवल कंडक्शन धारा बहेगी और प्लेटों के बीच वाला भाग है वो पूर्ण अचालक है, मतलब इसमें 100% डिस्प्लेसमेंट धारा बहेगी, यही मानेंगे, ठीक है? है ना? बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। तो बताओ वायर पूर्ण चालक है, मतलब इसमें पूरी पूरी कंडक्शन करंट बहेगी और प्लेटों के बीच वाला भाग पूर्ण अचालक है, मतलब वहां से पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट धारा ही बहेगी। तो बस तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि वायर से पूरी पूरी, है ना? कॉमन सेंस बोल सकते हो कि वायर से बहने वाली कंडक्शन धारा 10 एम्पियर है, तो प्लेटों के बीच बहने वाली डिस्प्लेसमेंट धारा भी 10 एम्पियर होगी। और ये मैंने लॉजिकली बताया, तुम चाहो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ कंडक्शन धारा का तो फॉर्मूला हमको पता है, ई बाय आर वन, है ना? ई बाय ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और ये डिस्प्लेसमेंट धारा वाला फॉर्मूला यूज करो तो डिस्प्लेसमेंट धारा भी उतनी आएगी, है ना?
तो आगे फालतू की कॉम्प्लिकेट चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है ना? हम तो ये मानेंगे कि वायर 100% चालक है तो उसमें पूरी कंडक्शन करंट बहेगी और प्लेटों के बीच वाला भाग पूर्ण अचालक है तो वहाँ से पूरी डिस्प्लेसमेंट धारा बहेगी। मतलब रफली ये बोल सकते हैं कि वायर के माध्यम से बहने वाली कंडक्शन धारा 10 एम्पीयर है, तो प्लेटों के बीच में बहने वाली काल्पनिक डिस्प्लेसमेंट धारा भी एग्ज़ैक्टली 10 एम्पीयर ही होगी, ठीक है ना? तो वायर पूर्ण चालक और बीच वाला भाग पूर्ण अचालक हो तो उस केस में तो वायर से जितनी कंडक्शन करंट बहेगी प्लेटों के बीच वाले खाली भाग से उतनी ही डिस्प्लेसमेंट धारा बहेगी, वो बिंदास बोल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि फिर ये कंडक्शन धारा और डिस्प्लेसमेंट धारा अलग-अलग कब होती है? तो ध्यान रखना कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट धारा अलग-अलग तब होती है जब माध्यम आंशिक चालक और आंशिक अचालक हो तब वो दोनों अलग-अलग होंगे, ठीक है? जैसे चलो मान लेते हैं कि वो आरसी चार्जिंग सर्किट का ही केस है और मान लेते हैं कि जो चालक वायर है तो 100% चालक है और उसमें बहने वाली कंडक्शन करंट 10 एम्पीयर है, लेकिन प्लेटों के बीच वाला भाग आंशिक चालक और आंशिक अचालक है। जैसे मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच हवा भरी है लेकिन वो हवा सूखी नहीं है मतलब गीली हवा है ना? तो मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच हवा भरी है लेकिन हवा में थोड़ी नमी है। नमी है मतलब वाटर कंटेंट है तो उसके कारण थोड़ा-सा ये भाग चालक के टाइप से भी काम कर रहा है, ठीक है? है ना? मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच हवा है वो गीली हवा है मतलब उसमें नमी का कंटेंट है और नमी के कंटेंट के कारण ये बीच वाली हवा थोड़ी बहुत चालक है और उसके कारण मान लेते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच थोड़ी-सी चालक धारा 2 एम्पीयर भी बह रही है। तो प्लेटों की डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। बताओ वायर के माध्यम से जितनी चलन धारा आ रही है, प्लेटों के बीच उतनी धारा जाएगी भी सही। बस बताओ धारा आ कितनी रही है 10 एम्पीयर तो तब प्लेटों के बीच से भी गुजरने वाली धारा 10 एम्पीयर होगी। उसमें अगर चालन धारा 2 एम्पीयर है तो डिस्प्लेसमेंट धारा बची-खुची 8 एम्पीयर होगी। ये तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि वायर पूर्ण चालक और खाली भाग पूर्ण अचालक हो तब तो वायर के माध्यम से जितनी कंडक्शन करंट प्लेटों के बीच वाले भाग से उतनी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी लेकिन माध्यम आंशिक चालक और आंशिक अचालक हो तो फिर वायर के माध्यम से बहने वाली कंडक्शन करंट और प्लेटों के बीच में बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट अलग-अलग होगी लेकिन आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा तो यहाँ भी वैलिड हो गई। अब देखो ये तो डेढ़ बुद्धि वाला केस है इसको हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे है ना? हम तो प्रैक्टिकल केस को ही ले रहे हैं तो लास्ट बार बोल रहा हूँ कि हम तो प्रैक्टिकल केस को ही कंसीडर करेंगे मतलब हम तो ये मानेंगे कि वायर 100% चालक और संधारित्र की प्लेटों के बीच वाला भाग पूर्ण अचालक है तब तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि वायर के माध्यम से जितनी कंडक्शन करंट आएगी प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट भी एग्जैक्टली उतनी होगी बिंदास बोल सकते हैं, ठीक है? बस अब इसमें बेवकूफ बनाने के कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से तुम अब ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही कर सकते हो। ये तो एक बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे वही आरसी चार्जिंग सर्किट है, ईएमएफ की बैटरी है, आर का प्रतिरोध है और सी का संधारित्र है। ये तो हमको डराने के लिए पूछा है कि किसी भी जनरल टी समय पर प्लेटों के बीच बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। तो गधे लोग तो ये पूरा डिटेल थ्योरी लगाएँगे और पूरा एग्ज़ाम ही उड़ जाएगा उनका, है ना? बाकी हम स्मार्ट ही बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमको प्रैक्टिकल चीज़ पता है। हमको अच्छे पता है कि जो चालक वायर है उसको हम 100% चालक मानते हैं। और संधारित्र की प्लेटों के बीच जो रिक्त स्थान है उसको 100% अचालक मानते हैं। तो इस बार बिंदास बोल सकते हैं कि इस वायर से जितनी कंडक्शन करंट होगी, प्लेटों के बीच उतनी बिंदास डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी। बस वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट देखते हैं तो वो तो हमने संधारित्र वाले पोर्शन में पढ़ा था। ये हमको पता है कि आरसी चार्जिंग सर्किट है, तो वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट तो कितनी होती है? E बाय R e की पावर माइनस T बाय C। तो बिना डरे बिंदास बोल सकते हैं कि वायर से गुजरने वाली कंडक्शन धारा इतनी है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी, E बाय R e की पावर माइनस T बाय RC बिंदास बोल सकते हैं। है ना? अब देखो ये नीट में एक क्वेश्चन आया था डराने के लिए और कई बच्चे डर भी गए थे। ये देखो जैसे इस बार प्रत्यावर्ती सर्किट का केस दे रहा हूँ। जैसे इस बार प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका वोल्टेज V इक्वल टू V तुम आंसर देने का ट्राई करना, देखते हैं कितनी स्मार्टनेस है। तो ये प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका वोल्टेज चलो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के डाई से चेंज कर रहा है। इसके साथ R का प्रतिरोध और C का संधारित्र लगा दिया है। बस हमको डराने के लिए पूछा है
इस संधारित्र की प्लेटों के बीच बहने वाली डिस्प्लेसमेंट धारा का आयाम कितना होगा वो देखना है। कई लोग तो डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ना? लेकिन हम बिल्कुल डरते नहीं है। हमको अच्छे पता है कि हम वायर को 100% चालक और प्लेटों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण अचालक मानते हैं। तो बस वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट जितनी होगी, प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी। तो बस डिस्प्लेसमेंट करंट का आयाम पूछा है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट का आयाम पूछा है। बस वो तो निकाल सकते हैं ना। हमको अच्छे पता है कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रत्यावर्ती सर्किट है ना यार। तो प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध R, संधारित्र का प्रभावी प्रतिघात 1/c ओमेगा। तो इन दोनों का परिणामी रूट R स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। तो बस बताओ, वायर में बहने वाली कंडक्शन धारा का आयाम कितना होगा? वोल्टेज का आयाम V0 अपन रास्ते की कुल प्रतिबाधा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। बस बिंदास बोल सकते हैं कि वायर से बहने वाली कंडक्शन धारा का आयाम इतना है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच बहने वाली काल्पनिक डिस्प्लेसमेंट धारा का भी आयाम बिंदास उतना ही होगा। इतना क्लियर बताने के बाद भी कई मूर्ख लोग पूछते हैं कि ये दोनों अलग-अलग कब होंगे, तो वो क्लियरली बताया था कि अलग-अलग तब होंगे जब संधारित्र के बीच वाला भाग आंशिक चालक और आंशिक अचालक हो, तो फिर ये दोनों डिफरेंट होंगे। बाकी रिक्त स्थान को पूर्ण अचालक मानते हैं तब तो वायर के माध्यम से जितनी चालन धारा, संधारित्र के खाली भाग से उतनी ही डिस्प्लेसमेंट धारा, दैट्स ऑल। हाँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट के सारे कंसेप्ट देख लिए। इसका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के तरीके से नहीं करेंगे, हम अपनी चालाकी से करेंगे, स्मार्टनेस से करेंगे बेटा। तो देख लेना। पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, इसकी लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, ठीक ना? देखो, इस बार हमको दे रखा है कि आरसी चार्जिंग सर्किट है ना? मतलब हमको दे रखा है ईएमएफ की बैटरी है। सॉरी, आर का प्रतिरोध है और उसके साथ हमने समानांतर प्लेट संधारित्र जोड़ दिया है। ये तो हमको दे रखा है कि वही संधारित्र में 2 समानांतर लार्ज वृत्ताकार प्लेटें हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन इस बार प्लेटें वृत्ताकार हैं, जिनकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इनके बीच दूरी डी है और इसकी धारिता चलो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगी, जिसको धारिता को सी बोल देते हैं, ठीक है? सही है ना? तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, इसके साथ प्रतिरोध R और बैटरी लगा दिए, स्विच ऑन कर दिया है। तो हम सभी को पता है कि आरसी चार्जिंग सर्किट है ना? ये तो आरसी चार्जिंग सर्किट में संधारित्र का आवेश समय के साथ चेंज करेगा, तो प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज होगा, तो अंदर बाहर सब जगह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो देखो, एक तो हमको पूछा है कि किसी भी जनरल टी समय पर प्लेटों के बीच में से गुजरने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी वो देखना है, और फिर इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का भी फंक्शन देखना है। मतलब इस सेंटर लाइन से r दूरी अंदर देखें तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और सेंटर लाइन से r दूरी बाहर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मतलब दुनिया भर की सारी चीजें पूछती हैं। ये तो एनसीईआरटी की बुक में तो इसको खतरनाक तरीके से किया है, लेकिन हम चालाकी से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि आरसी चार्जिंग सर्किट है, और हमको अच्छे पता है कि आरसी चार्जिंग सर्किट में वायर से बहने वाली धारा का एक्सप्रेशन लिखने आता है। ये तो हमको संधारित्र में पढ़ा था कि पहले धारा का अधिकतम मान लिखेंगे E बाय R, और आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और धारा घटती है, इससे धारा का फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस टी बाय आरसी। और हमको पता है कि वायर से गुजरने वाली जो वास्तविक धारा उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, है ना? वायर से गुजरने वाली वास्तविक धारा को शुद्ध शब्दों में कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो किसी भी टी समय पर इस वायर से गुजरने वाली कंडक्शन करंट तो E बाय e की पावर माइनस टी बाय आरसी होगी। बस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ, वायर को 100% चालक मानते हैं और प्लेटों के बीच वाले खाली भाग को 100% अचालक मानते हैं, तो बस यहाँ भी बिंदास बोल सकते हैं कि इस वायर के माध्यम से जितनी चालन धारा बहेगी, प्लेटों के बीच के खाली भाग से उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। है ना? गधों टाइप से सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वायर के माध्यम से चालन धारा इतनी है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो रिक्त स्थान है उससे गुजरने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी, उसका भी फंक्शन E बाय e की पावर माइनस टी बाय आरसी होगा। और हम कॉमन, है ना? तो उस वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट इतनी है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच से गुजरने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी।
है ना? और हमको अच्छे पता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से बिल्कुल यूनिफॉर्मली गुजरेगी, है ना? कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से बिल्कुल समान रूप से गुजरेगी। तो बस प्लेटों के बीच से गुजरने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी। अब आगे की कहानी पता है कि संधारित्र का आवेश चेंज हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज करेगा। विद्युत क्षेत्र चेंज करेगा तो पूरे भाग में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो बस सेंटर लाइन से r दूरी अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और सॉरी क्या बोल गया? सेंटर लाइन से r दूरी अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और बाहर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो वैसे तो इसको कर सकते हो कि बताओ इस वाले फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालो, फिर एम्पीयर के नियम से अंदर और बाहर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, घिसने का शौक हो तो निकाल सकते हो, लेकिन हम तो चालाकी से करेंगे। ये तो हमको पता है कि वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट इतनी है, तो प्लेटों के बीच से गुजरने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी, है ना? और हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र बिल्कुल समरूप होता है ना? बताओ, विद्युत क्षेत्र समरूप होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो भी बिल्कुल समरूप होगी, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से बिल्कुल समान रूप से गुजरेगी। तो बताओ प्लेटों के बीच वाला भाग किसके सिमिलर हो गया? धारावाही ठोस सिलेंडर के सिमिलर हो गया। तुम बताओ ना यार, ये तो बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र समरूप है तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो भी पूरे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से समरूप गुजरेगी। और बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट समरूप गुजरेगी इसलिए इस बार प्लेटों के बीच वाला भाग किसके तुल्य है? अनंत लंबाई के धारावाही अनंत लंबाई के ठोस धारावाही चालक वायर के सिमिलर है। तुम बताओ कि अनंत लंबाई का जो ठोस धारावाही वायर होता है, पढ़ा था ना? वही कि अनंत लंबाई का ठोस धारावाही वायर होता है उसमें कंडक्शन करंट बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, वैसे इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट समरूप है ना? बोल सकते हैं। जैसे अनंत लंबाई का जो ठोस धारावाही वायर होता है, उसमें कंडक्शन करंट क्रॉस सेक्शन से समान रूप से गुजरती है, वैसे इस बार जो खाली भाग है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट क्रॉस सेक्शन से समान रूप से गुजरी है। मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार, है ना? इस बार प्लेटों के बीच वाला भाग अनंत लंबाई के धारावाही ठोस चालक वायर के सिमिलर है। बस चुंबकीय क्षेत्र, है ना? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला भी ठोस धारावाही चालक वायर के सिमिलर आएगा। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि सेंट्रल लाइन से r दूरी अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बस ये वाला केस ठोस वायर के सिमिलर है ना? तो बताओ ठोस वायर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? अ, है ना? हमको पता है ठोस वायर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र r के समानुपाती होता है और कितना होता है? म्यू नॉट I upon 2 pi r square into स्मॉल r। तो वैसे ही यहाँ भी, है ना? यहाँ भी r दूरी अंदर वाले बिंदु पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का भी एक्सप्रेशन बिंदास वही होगा, म्यू नॉट I upon 2 pi r square into स्मॉल r। बस एक ही डिफरेंस है कि ठोस सिलेंडर में I जो होती है वो कंडक्शन करंट होती है और इसमें I डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, जिसका एक्सप्रेशन ये वाला होगा। ठीक है? तो ये स्मार्टनेस है यार, है ना? कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी समरूप तरीके से गुजर रही थी, है ना? और जो ठोस सिलेंडर होता है उसमें कंडक्शन करंट भी समान रूप से गुजरती है, तो एम्पीयर के नियम का जो डेरिवेशन है बिल्कुल वही का वही चलेगा। बस, है ना? बस जो कंडक्शन करंट है उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि r दूरी अंदर, है ना? कोई अगर धारावाही ठोस सिलेंडर हो तो r दूरी अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I upon 2 pi r square into स्मॉल r होता है। तो वैसे ही इस बार भी r दूरी अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का भी एक्सप्रेशन म्यू नॉट I upon 2 pi r square into स्मॉल r ही होगा। बस I कंडक्शन करंट की जगह I बीच वाले भाग से गुजरने वाली कुल डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, जिसका एक्सप्रेशन ये वाला है। उसके बाद, है ना? ये तो किसके लिए? अंदर वाले बिंदु के लिए, मतलब r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। वैसे ही सतह पर भी देख सकते हैं ना, तो हमको सतह पर भी देख सकते हैं, मतलब r इक्वल टू कैपिटल R पे देखना है तो हमको पता है कि r इक्वल टू कैपिटल R पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। तो r इक्वल टू कैपिटल R पे मतलब सतह पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम होगा और कितना होगा? म्यू नॉट I upon 2 पाई कैपिटल R होगा, I की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट। और बाहर देखनी है मतलब कहाँ लिखूँ यार, जगह ही कम पड़ रही है, यहाँ लिख देता हूँ। अब बाहर देखना है मतलब केंद्र से r दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो हमको पता है कि ठोस सिलेंडर में बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I upon 2 पाई स्मॉल r होता है, तो वैसे ही यहाँ भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I upon 2 पाई स्मॉल r होगा, बस I की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा।
ठीक है? जैसे वही हमको देखना है कि इस वृत्ताकार भाग में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ये आर के साथ कैसे चेंज करेगा उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बिल्कुल ठोस सिलेंडर जैसा होगा। जैसे ठोस सिलेंडर के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, वैसे अक्ष पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखीय रूप से बढ़ता है, वैसे इस बार इस भाग के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र रेखीय रूप से मतलब R के समानुपाती रूप से बढ़ेगा। सतह पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा और म्यू नॉट I अपन 2 पाई कैपिटल R, और बाहर है ना, बाहर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र आर के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बढ़ेगा। बाकी एनसीईआरटी के तरीके से करो तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम स्मार्ट तरीके से करें। अब एक और चीज रह गई कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं। तुम आराम से बताओ कि कंडक्ट है ना, इस वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट आगे की ओर है, तो प्लेटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो भी आगे की ओर होगी। बोल सकते हैं ना कि कंडक्शन करंट आगे की ओर है, तो प्लेटों के बीच में से जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो भी आगे की ओर होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट आगे की ओर है तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं ना, बताओ। डिस्प्लेसमेंट करंट आगे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की दिशा में अपने अंगूठा रखेंगे, तो ये जो अंगुलियां हैं वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में। तो बताओ अंगूठे को आगे की ओर रखें तो अंगुलियां इस तरह से आएंगी, मतलब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। ये तो इसको हम चालाकी से कर सकते हैं। और थोड़ा-सा याद करके बताएँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद करके बताओ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने प्रेरित विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाया था और यहाँ हमने प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ बनाया। बताओ सेम ही आ रहा है ना? क्या लिख दिया मैंने यहाँ? हिंदी लिखना भी भूल गया मैं। ये तो ध्यान रखना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत क्षेत्र का ग्राफ भी ऐसा ही आया था और यहाँ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का भी ग्राफ ऐसा ही आया। मतलब प्रकृति को सिमेट्री पसंद है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। अब ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 महान समीकरणों को कंबाइन किया। तो ध्यान रखना कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 जो महान समीकरणें थी उनको कंबाइन किया और इन चारों समीकरणों का जो सेट है उसको मैक्सवेल की समीकरण या मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखो मैक्सवेल की समीकरणों में 4 महान समीकरणें कौन-कौन सी होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने पहली समीकरण कौन-सी ली? इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस थ्योरम ये ली, ठीक है? और हम पढ़ चुके हैं, हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस थ्योरम क्या होती है? किसी भी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी विद्युत फ्लक्स, हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस थ्योरम क्या होती है? किसी भी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी विद्युत फ्लक्स, या इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस बोल सकते हैं, तो वो कितना होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो ध्यान रखना कि मैक्सवेल की समीकरणों में पहली समीकरण इलेक्ट्रिसिटी का गॉस थ्योरम है और हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी विद्युत फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और परिणामी विद्युत फ्लक्स को खोल करके इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस ऐसा लिख सकते हैं। पहली समीकरण ये हो गई। उसके बाद उसने दूसरी समीकरण ली मैग्नेटिज्म के लिए गॉस थ्योरम। ये तो बस इलेक्ट्रिसिटी में तो हम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हमने पूरी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी विद्युत फ्लक्स देखा था। वैसे हम किसी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स भी देख सकते हैं, ठीक है ना? बताओ किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले परिणामी चुंबकीय फ्लक्स को खोल करके इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस बोल सकते हैं। ये कितना होगा वो देखना है ना? तो हमको देखना है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो हम आँखें बंद करके बोल सकते हैं, है ना? हम आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि बताओ किसी भी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स तो हमेशा 0 ही होगा। क्यों होगा वो भी देख सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि कोई बंद सतह और इधर कोई चुंबकीय बल रेखा है। देखो मैग्नेटिज्म में तुमको मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था कि चुंबक की बल रेखाएँ तो हमेशा बंद लूप बनाती है ना? मैग्नेटिज्म में चमका कर बताया था कि चाहे चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखा हो या किसी धारावाही वायर के कारण हो,
चमका कर बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएँ हमेशा बंद लूप बनाती हैं। और तुम बताओ कि चुंबकीय बल रेखाएँ हमेशा बंद लूप बनाती है मतलब कोई भी चुंबकीय बल रेखा किसी सतह बंद सतह से बाहर निकल रही हो, तो लूप कंप्लीट करने के लिए उस सतह के अंदर भी प्रवेश करेंगी। है ना? कॉमन सेंस में बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद लूप बनाती है ना, तो ध्यान रखना कि कोई बंद डब्बा है, तो बताओ कोई भी चुंबकीय बल रेखा इस डब्बे से बाहर निकल रही है, तो लूप कंप्लीट करने के लिए डब्बे के अंदर भी प्रवेश करनी चाहिए। बस इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएँ इस डब्बे से बाहर निकलेंगी, उतनी चुंबकीय बल रेखाएँ डब्बे में प्रवेश भी करेंगी, तो किसी बंद डब्बे या बंद सतह से निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स तो 0 ही होना चाहिए। कैसे बताया समझ गए ना? मान लेते हैं कोई बंद सतह है मतलब कोई बंद डब्बा है। इससे गुजरने वाला सॉरी कोई बंद सतह बंद डब्बा है, इससे निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। ये तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएँ हमेशा बंद लूप बनाती हैं। मतलब कोई भी चुंबकीय बल रेखा एक डब्बे से बाहर निकली है, तो अपना लूप कंप्लीट करने के लिए डब्बे के अंदर प्रवेश भी करेगी। तो बस बोल सकते हैं कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएँ डब्बे से निकलेंगी, उतनी चुंबकीय बल रेखाएँ डब्बे में प्रवेश भी करेंगी। तो बताओ परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक? हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएँ डब्बे से निकलेंगी, अपना लूप कंप्लीट करने के लिए उतनी चुंबकीय बल रेखाएँ डब्बे में प्रवेश भी करेंगी, है ना? तो बस निकलने वाले फ्लक्स को पॉज़िटिव और प्रवेश करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं ना, जितनी बल रेखाएँ निकलेंगी उतनी प्रवेश भी करेंगी, तो किसी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स तो 0 होगा। तो दूसरी समीकरण मैग्नेटिज़्म के लिए गॉस थ्योरम, तो मैग्नेटिज़्म के लिए गॉस थ्योरम क्या होगी? किसी भी बंद सतह से निकलने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स तो 0 होगा। ये मैग्नेटिज्म के लिए गॉस थ्योरम ये हो गई, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल ने तीसरी समीकरण कौन-सी ली? फैराडे का नियम, है ना? तीसरी समीकरण फैराडे का नियम से ली। ये तो हमको अच्छे पता है। हुँ, ये हमको अच्छे पता है कि फैराडे के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में उत्पन्न परिणामी ईएमएफ कितना होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है मतलब डी फाइ मैग्नेटिक बाय dt के बराबर होता है। है ना? तो उनको अच्छे पता है कि फैराडे के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में उत्पन्न है ना? किसी बंद लूप में उत्पन्न परिणामी ईएमएफ या किसी भी लूप में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कितना होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर मतलब डी फाइ मैग्नेटिक बाय dt। लेकिन साथ में लेंज के नियम के अनुसार ये प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन का अपोज़ करता है, इसलिए माइनस भी लिखना पड़ेगा। है ना? बस किसी भी लूप में उत्पन्न नेट ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है डी फाइ मैग्नेटिक बाय dt। लेकिन लेंज के नियम के अनुसार ये फ्लक्स परिवर्तन का अपोज करेगा, इसलिए माइनस भी लिखना होगा। और बताओ किसी भी लूप में उत्पन्न नेट ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dr या ई डॉट dl भी लिख सकते हैं। पता है ना? ईएमएफ या विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट dr की जगह इंटीग्रेशन डी ई डॉट dl लिख सकते हैं। बस तीसरी समीकरण ये आ गई कि किसी भी लूप में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर मतलब माइनस डी फाइ मैग्नेटिक बाय dt। और लूप में उत्पन्न ईएमएफ को इंटीग्रेशन ई डॉट dr या इंटीग्रेशन ई डॉट dl बोल सकते हैं। तो ये तीसरे फैराडे का नियम, ठीक है। और चौथी समीकरण उसने ली एम्पियर मैक्सवेल का नियम, है ना? और एम्पियर मैक्सवेल नियम तो हम अभी देख चुके हैं। तो एम्पियर मैक्सवेल नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मतलब किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन बी डॉट dl कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। और बताओ आई इनक्लोज को हम तो क्या बोलते हैं? आई कंडक्शन या आई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला? आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। जहाँ आई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइ इलेक्ट्रिकल बाय dt होती है, ठीक। हाँ, आगे हम समझदार हैं कि कभी चालक वायर दिखे तो कंडक्शन धारा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट धारा को 0। और लूप के अंदर से अगर खाली स्पेस गुजर रहा हो तो फिर केवल डिस्प्लेसमेंट धारा ही लेंगे, तब कंडक्शन धारा को 0 कर देंगे, है ना? तो बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 महान समीकरणों का सेट बनाया। और इन 4 महान समीकरणों का जो सेट है उसको मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो ध्यान रखना तुम यार, घबराना मत। ये मैक्सवेल की समीकरण है ना?
मैक्सवेल के 4 समीकरणों को ऐसे याद रखना, ठीक है? तो ध्यान रखना कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की 4 समीकरणों को कंबाइन किया और उसके सेट को मैक्सवेल समीकरणों का नाम दिया। ये तो पहली समीकरण इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस थ्योरम, किसी बंद सतह से निकलने वाला नेट विद्युत फ्लक्स q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी समीकरण मैग्नेटिज्म के लिए गॉस थ्योरम, तो उसके अनुसार किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स तो 0 होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएँ तो जितनी निकलेंगी उतनी प्रवेश करेंगी। तीसरा फैराडे का नियम, तो उसके अनुसार किसी भी लूप में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ माइनस डी फाइ मैग्नेटिक बाय dt और प्रेरित ईएमएफ को इंटीग्रेशन E डॉट dl। और चौथा नियम एम्पियर मैक्सवेल का नियम, तो किसी भी बंद लूप के अनुदिश इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज, जहाँ I इनक्लोज I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट, जहाँ I डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइ बाय dt, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इस तरह से तुम मैक्सवेल की चारों समीकरणों को याद रख सकते हो, ठीक है? बाकी अगर मैथमेटिकली बोले तो मैथमेटिकली मैक्सवेल की पहली समीकरण है ना? तुम्हारे किसी दोस्त को डराना हो तो ऐसे बोल देना कि मैक्सवेल की पहली समीकरण तो विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन को बताती है और दूसरी समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन को बताती है। ऐसे ही तीसरी समीकरण विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन को बताती है और चौथी समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन को बताती है। तो सुनते ही वो चक्कर खा कर गिर जाएगा और फिर पढ़ाई छोड़ देगा। ये तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो उसको ऐसे बताना तुम। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने मैक्सवेल की सारी समीकरणें देख ली। अब देखो, इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करके वो मैक्सवेल सारे रिजल्ट आया था। जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, वो भी इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करके लाया था। वैसे ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात उस माध्यम में प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये भी उसी से ही लाया था। तो बस मैक्सवेल ने इन चारों समीकरणों को सॉल्व किया और सॉल्व करके ये जितने भी रिजल्ट है उसने प्राप्त किए हैं, ठीक। अब देखो, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन कैसे होता है, उसका बेसिक मेथड देखते हैं। पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन जस्ट थोड़ा बेसिक मेथड देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अच्छे ध्यान रखना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन के दो मेन तरीके हैं। एक तो इसको त्वरित आवेशों द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और एक समय के साथ परिवर्तनशील धारा द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले त्वरित आवेशों के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। ये तो मान लेते हैं इस बार कोई आवेशित वस्तु है और उसको त्वरित करा रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि इसको ऐसे दोलन करवा रहे हैं। दोलन गति भी त्वरित गति होती है ना, क्योंकि उसमें वेग का मान और दिशा दोनों चेंज होती है, ठीक है? वही कोई आवेशित वस्तु है, इसको त्वरित कराना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको दोलन कराते हैं, ठीक है? बस तुम बताओ, इस आवेशित वस्तु को दोलन कराएँगे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करेगा। कह सकते हैं ना कि इस आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आवेशित वस्तु स्थिर होती, तब तो उसके कारण स्पेस में जो विद्युत क्षेत्र है वो भी स्थिर या कांस्टेंट होता, लेकिन इस बार आवेशित वस्तु को दोलन करा रहे हैं। ठीक है, तो आवेशित वस्तु को दोलन कराएँगे तो इस बार उस आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र समय के साथ दोलनीय रूप से मतलब पीरियोडिकली चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो, है ना? अब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट वाले पार्ट में पढ़ा था, है ना? विस्थापन धारा वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज हो, तो इस पूरे भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई आवेश दोलन करे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र पीरियोडिकली चेंज होगा और अगर विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज हो तो उसके कारण टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ये भी पढ़ा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ पीरियोडिकली चेंज हो तो उसके कारण फिर टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो बस यही सीरीज लगातार चलती आती है, ठीक है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यही होता है, ठीक है? तो ये बोल सकते हैं, जैसे कोई आवेश दोलन कर रहा है तो हमको पता है कि अगर कोई आवेश दोलन करे तो उसका विद्युत क्षेत्र समय के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगा। बस हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ चेंज करे तो उसके कारण पीरियोडिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र भी समय के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रहा है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा।
फिर वही चीज़ कि विद्युत क्षेत्र पीरियोडिकली चेंज कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र पीरियोडिकली चेंज कर रहा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र। तो बस यही साइकिल चलती आती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें इस टाइप से उत्पन्न होती हैं, ठीक ना? सही है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने का दूसरा तरीका क्या है कि धारा को समय के साथ चेंज करो। जैसे मान लेते हैं कि किसी वायर में बहने वाली धारा को समय के साथ चेंज करें, जैसे एलसी ऑस्किलेटरी सर्किट ही है। तो हमको पता है कि एलसी ऑस्किलेटरी सर्किट में धारा समय के साथ चेंज करती है। I इक्वल टू आई नॉट साइन 1 बाय रूट एल सी इंटू टी। ये साइन की जगह कॉस भी हो सकता है ना? तो हमको अच्छे पता है कि एलसी ऑस्किलेटरी सर्किट में धारा समय के साथ पीरियोडिकली चेंज करती है, ठीक ना? अब तुम बताओ, इस वायर में धारा बह रही है ना? बताओ, अगर धारा कांस्टेंट हो तो उसके कारण तो केवल कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न होता। लेकिन इस बार धारा समय के साथ चेंज कर रही है, तो बताओ धारा समय के साथ चेंज कर रही है, तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी समय के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगा। बस यहाँ भी वही। ये बताओ, है ना? धारा समय के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रही है तो उसके कारण स्पेस में चुंबकीय क्षेत्र भी समय के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगा। अब वही, ये बताओ, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जो पीरियोडिकली चेंज करेगा। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र समय के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रहा है तो उसके कारण टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र, और टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बस यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है ना? और इसी प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं, ठीक ना? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी वही होता है कि इधर टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र होता है और इधर टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बस टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और टाइम वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र टाइम वेरिंग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और बस यही चीज़ स्पेस में प्रोपेगेट करती है। इसी को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका ये है कि त्वरित आवेशों द्वारा भी और समय के साथ परिवर्तनशील धारा के कारण भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ बच्चों, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बाकी सारी चीजें पढ़ ली। अब सबसे लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन या थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा जनरल नॉलेज के टाइप से है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन अपने बोर्ड में, जेईई मेंस में, नीट में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? वही एक बार हम एक बार हम पूरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रकृति में जितने भी टाइप के प्रकाश होते हैं, जितने भी टाइप के विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य कितना-कितना होता है, फिर उनका उत्पादन किससे होता है और उनके प्रैक्टिकल उपयोग क्या-क्या होते हैं वो देखते हैं। तो वैसे ये वाली सारी चीज़ मैंने मॉडर्न फिज़िक्स के स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन उस टाइम पे केवल बताई थी, यहाँ मैं सिस्टमैटिक लिख करके भी हम देख लेते हैं, ठीक है? ये तो मॉडर्न फिज़िक्स में बताया था कि प्रकृति में जितने भी टाइप के प्रकाश होते हैं, है ना? प्रकृति में अलग-अलग टाइप के प्रकाश या अलग-अलग टाइप की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स-रे और गामा किरणें। ये सारे टाइप के अलग-अलग टाइप के प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ठीक है? तो बस हम कम ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में बता रखा है। ये हम कम ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि प्रकृति में सबसे कम ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको रेडियो वेव बोलते हैं। तुम्हें पता होगा कि सबसे कम ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको रेडियो वेव या रेडियो तरंगे बोलते हैं। तो जो रेडियो वेव है उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होती है, मतलब उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और रेडियो वेव्स का तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर से भी ज्यादा होता है। फिर इनका उत्पादन कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेडियो वेव का उत्पादन कैसे होता है, त्वरित आवेशों द्वारा, ठीक है? मतलब कोई आवेश है, इसको त्वरित करते हैं, मतलब इसको दोलन कराते हैं। तो इस त्वरित या दोलन करते हुए आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती हैं जो नॉर्मली रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक? हाँ, तो रेडियो वेव का उत्पादन त्वरित आवेश मतलब दोलन कर रहे आवेशों द्वारा होता है ना? चलो रेडियो वेव के प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं।
देखो पहला यूज़ तो सभी समझते हैं कि कम्युनिकेशन में एएम और एफएम रेडियो होता है ना? एएम और एफएम रेडियो के सिग्नल भी रेडियो वेव द्वारा ही भेजे जाते हैं, ठीक है? दूसरा एक और यूज़ कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन है जिससे तुम आपस में बातें करते हो, ये रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें भी रेडियो वेव का यूज़ होता है, ठीक है? ध्यान रखना कि सही चीज़ तो ये है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में जिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज़ होता है वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बिल्कुल बीच वाली होती है ध्यान रखना इनके बीच कोई बाउंड्री बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि वास्तव में तो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो वेव यूज़ होती है वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बीच की होती है, इनफैक्ट माइक्रोवेव के ज़्यादा पास होती हैं, ठीक है? लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में इसको रेडियो वेव में डाला है, तो जब तक तुम इंडिया में हो तब तक तुम ये आंसर देना कि रेडियो वेव में अ, उच्च आवृत्ति की सॉरी क्या बोला? मोबाइल कम्युनिकेशन में उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का यूज़ होता है, ठीक है? बाकी यूएस की अगर बुक में देखो, तो वहाँ माइक्रोवेव लिखा होता है क्योंकि मोबाइल की जो वेव्स होती हैं, वो दोनों के बीच की होती हैं। तो इंडिया में रेडियो वेव लिखा होता है और यूएस में मोबाइल कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज़ होता है, इस टाइप से लिखा होता है, ठीक है? तो तुम समझ जाना कि अगर इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो तो हम रेडियो वेव को टिक करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी भगवा ने उसमें रेडियो वेव ही दे रखा है। लेकिन अगर रेडियो वेव ऑप्शन में नहीं हो तो फिर माइक्रोवेव लिखेंगे। इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक? तो ये रेडियो वेव के यूज़ हो गए, ठीक है? चलो उसके बाद हमको पता है कि रेडियो वेव से थोड़ी-सी ज़्यादा ऊर्जा वाली जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? माइक्रोवेव। ये तो हमको पता है कि रेडियो वेव की तुलना में माइक्रोवेव की फोटॉन की ऊर्जा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो तरंग दैर्घ्य थोड़ा कम होता है। तो माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर से तो कम होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। मतलब इसका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर के बीच होता है। उत्पन्न कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखना कि माइक्रोवेव को किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं? मैग्नेट्रॉन वॉल द्वारा उत्पन्न करते हैं या फिर कई बार क्लेस्ट्रॉन वॉल द्वारा भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। बाकी इसका बहुत डिटेल तो हायर साइंस में आएगा। बाकी ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव को मैग्नेट्रॉन वॉल द्वारा उत्पन्न करते हैं, कई बार क्लेस्ट्रॉन वॉल द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक? चलो, अब माइक्रोवेव के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो माइक्रोवेव का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो और किसी को पता होगा कि खाने को कुक करने के लिए, है ना? फूड को कुक करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन का यूज़ होता है। इस माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव इन्हीं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज़ होता है, ठीक है? देखो, दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि खाने को कुक करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ क्यों होता है उसकी जगह? और खतरनाक जो किरणें मतलब अवरक, पराबैंगनी उनका यूज़ करने की जगह माइक्रोवेव का यूज़ क्यों करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ये है कि माइक्रोवेव की जो आवृत्ति है, वो वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति के काफ़ी क्लोज़ होती है, ठीक है? है ना? अपने एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास होती है ना? वाटर मॉलिक्यूल भी आपस में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है? इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना कि वाटर मॉलिक्यूल की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है और ये 3 गीगाहर्ट्ज़ जो आवृत्ति है वो माइक्रोवेव की होती है, ठीक है ना? तो बस अच्छे ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की आवृत्ति वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति के काफ़ी क्लोज़ होती है, इसीलिए फूड को कुक करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज़ होता है, ठीक है? तो माइक्रोवेव ओवन कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी फूड मटेरियल है, ठीक है, तुम्हारे दाल बॉयल करनी है, चावल बॉयल करना है, कोई अ, मुर्गा बॉयल करना है ना? तो कोई भी फूड मटेरियल है, तो उसपे क्या करते हैं माइक्रोवेव गिराते हैं। ठीक है, तो कोई जैसे कोई भी फूड मटेरियल कुक करना है तो हमको पता है कि इंसान जो भी फूड खाता है उसमें मेनली वाटर कंटेंट होता है, चाहे चावल हो, दाल हो, कोई अंडा हो, मुर्गा हो, कोई भी हो। तो हमको पता है कि इंसान जो भी फूड खाता है उसमें मेनली वाटर कंटेंट होता है ना? तो ध्यान रखना कि फूड को कुक करने के लिए फूड के अंदर स्थित वाटर को गर्म करना होता है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस फूड पर माइक्रोवेव गिराते हैं, ठीक है? और ध्यान रखना, है ना?
उस फूड पर माइक्रोवेव गिराते हैं और ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की आवृत्ति ऐसी सेट करते हैं ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति से मैच कर जाए। मतलब नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है। तो फूड को कुक करने के लिए उसपे जो माइक्रोवेव गिराते हैं उसकी भी आवृत्ति लगभग 3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास ही सेट करते हैं, ठीक है? बस तुम बताओ कि माइक्रोवेव की आवृत्ति ऐसी सेट करते हैं ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति से मैच कर जाए। और ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की आवृत्ति वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति से मैच कर गई, तो अब माइक्रोवेव से वाटर मॉलिक्यूल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। है ना? बोल सकते हैं कि माइक्रोवेव की आवृत्ति वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति से मैच कर गई, तो माइक्रोवेव से वाटर मॉलिक्यूल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना? मतलब इस माइक्रोवेव के कारण जो भी फूड है उसमें वाटर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। वाटर गर्म होगा तो वाटर अपनी ऊष्मा आस-पास वाले फूड पार्टिकल को भी देगा, तो बस वाटर गर्म हो जाएगा तो उसके कारण फूड मटेरियल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से कुक हो जाएगा, ठीक है? बस इसीलिए हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। ये तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया किताबी शब्दों में कि माइक्रोवेव की आवृत्ति ऐसी सेट करते हैं ताकि यह वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति से मैच कर जाए। है ना? अगर माइक्रोवेव की आवृत्ति वाटर मॉलिक्यूल की प्राकृतिक आवृत्ति से मैच कर गई, तो वाइट माइक्रोवेव से वाटर मॉलिक्यूल में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इफेक्टिव होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं। वाटर गर्म होगा तो वो अपनी ऊष्मा फूड मटेरियल को भी देगा, तो उसके कारण फूड भी अच्छे से कुक हो जाएगा। है ना? इसीलिए माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, ठीक है? है ना? मतलब रेंटा कि अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग तो फूड को कुक करने के लिए स्टोव का यूज़ करते हैं। ये तो ध्यान रखना कि स्टोव का यूज़ करें, तब तो स्टोव जितनी भी ऊष्मा देता है उसमें 30% ऊष्मा तो ये पात्र ही ग्रहण कर लेता है और फूड को हाँ, ये ध्यान रखना तुम कि हम अनपढ़ लोग तो किसी फूड को कुक करने के लिए उसको स्टोव पे रख कर गरम करते हैं। ध्यान रखना कि अगर फूड को कुक करने के लिए स्टोव पे रख कर के अगर उसको गरम करें, तो स्टोव है ना? स्टोव जितनी भी ऊष्मा देगा उसमें मान सकते हो कि 20% ऊष्मा तो पात्र ग्रहण कर लेता है, 30% ऊष्मा वातावरण में जाती है, तो फूड मटेरियल को तो केवल 50% ही ऊष्मा मिलती है। तो ध्यान रखना कि हम गवारों के डाई से कुकर पे ये अपने कंटेनर पे स्टोव पे रख कर गरम करते हैं ना फूड मटेरियल को स्टोव पे रख कर कुक करते हैं, तो ध्यान रखना कि तब स्टोव जितनी भी ऊष्मा देगा उसमें से मान सकते हो कि लगभग 20% तो पात्र ही ग्रहण कर लेता है, 30% वातावरण में हीट लॉस हो जाता है, तो फूड मटेरियल को केवल 50% ही ऊष्मा मिलती है, काफी सारी ऊर्जा का वेस्टेज होता है। बाकी अगर माइक्रोवेव का यूज़ करें, तो माइक्रोवेव जितनी भी ऊर्जा देगा, लगभग मतलब 95 या 99% ऊष्मा इस वाटर मॉलिक्यूल या फूड कंटेंट को ही मिलेगी। तो लॉस बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया, ठीक है? हुँ, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो माइक्रोवेव का एक यूज़ तो है कि फूड को कुक करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। दूसरा रडार सिस्टम में भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। तो ऐसे कोई दुश्मन का एरोप्लेन अपनी कंट्री में घुस रहा है नहीं उसको देखने के लिए रडार सिस्टम होता है, उसमें माइक्रोवेव का यूज़ होता है। उसके बाद एरोप्लेन नेविगेशन में भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। जैसे एरोप्लेन उड़ गया, अब वहाँ के जो पायलट है उसको अ, एयरपोर्ट के ऑफिसर से कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है। बस एयरपोर्ट से पायलट तक जो सिग्नल जाते हैं वो माइक्रोवेव के माध्यम से जाते हैं, ठीक है? तो ये माइक्रोवेव के के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी तुमको बताया था कि माइक्रोवेव से थोड़ी-सी और ज़्यादा ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? अवरक्त तरंगे मतलब अवरक्त प्रकाश जिसको हिंदी इंग्लिश में इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। तो ये पता होगा कि माइक्रोवेव की तुलना में अवरक्त प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से तो कम होता है, लेकिन 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। अब अवरक्त प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है वो देखते हैं। फिर एक तो पता है हमको कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ट्रांज़िशन के कारण भी अवरक्त
प्रकाश के फोटोन निकलते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन सीरीज़ जो होती है उसमें तो पराबैंगनी प्रकाश निकलता है। बामर सीरीज़ में लगभग दृश्य प्रकाश निकलता है, लेकिन बामर के बाद जो सीरीज़ है जैसे कि पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पूर्ण सीरीज़ ऐसे इसके बाद की जो सीरीज़ है उसमें अवरक्त प्रकाश के फोटोन निकलते हैं। तो बस एक तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण कई बार अवरक्त प्रकाश निकलता है, ठीक। और उसके बाद एक और प्रैक्टिकल तरीका है कि जो भी नॉर्मल ताप की गर्म वस्तु होती है ना? नॉर्मल ताप की मतलब जैसे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसी नॉर्मल टेम्परेचर की जो गर्म वस्तुएँ हैं, वो वैसे तो हर टाइप के फोटोन निकालती है, लेकिन अवरक्त प्रकाश के फोटोन सबसे ज़्यादा निकालती है। तो रेडिएशन में ही बताया था, है ना? हमने पढ़ा था कि कोई भी गर्म वस्तु है अपने स्वयं के ताप के अनुसार विकिरण निकालती है ना? ध्यान रखना कि गर्म वस्तु का ताप अगर ऑर्डिनरी हो मतलब ये ना 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप से इस गर्म वस्तु का ताप अगर ऑर्डिनरी हो, तो वैसे तो इससे हर टाइप के फोटोन निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोटोन अवरक्त प्रकाश के होते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि वस्तु का ताप अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो फिर उसका जो लैम्ब्डा एम आएगा वो फिर दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी भाग में भी हो सकता है। लेकिन अगर वस्तु का ताप ऑर्डिनरी हो मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे वस्तु का ताप अगर ऑर्डिनरी हो, तो फिर इसके द्वारा अवरक्त प्रकाश के फोटोन सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इसीलिए जो हीट रेडिएशन होती है वो नॉर्मली अवरक्त प्रकाश की होती है। ये देख लिया, ठीक है। इंसान का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वही इंसान से भी जो रेडिएशन निकलती है वो भी ज़्यादातर अवरक्त प्रकाश की होती है, ठीक है। चलो अब अवरक्त प्रकाश के प्रैक्टिकल उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक तो टीवी के रिमोट पे टीवी का बटन दबाते हो और चैनल चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कि टीवी का जो रिमोट है, रिमोट से टेलीविज़न सेट तक जो सिग्नल जाते हैं वो अवरक्त प्रकाश के माध्यम से आते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, रिमोट दबाते हो चैनल चेंज हो जाता है ना, तो टीवी के रिमोट से टेलीविज़न सेट तक जो सिग्नल जाते हैं वो अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से आते हैं, ठीक है? और इंफ्रारेड तरंगों की ऊर्जा काफ़ी कम होती है इसलिए ये इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है? बाकी कोई मूर्ख रिमोट से टीवी तक सिग्नल भेजने के लिए पराबैंगनी प्रकाश का यूज़ करे और उसके बीच में अगर कोई बच्चा आ जाए तो उस पर पराबैंगनी किरणें गिर जाएँगी, उसको बहुत लॉस हो सकता है, इसीलिए इन अवरक्त प्रकाश का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये भी देखा होगा कि घरों में वाई-फाई सिस्टम होता है, एंड उस वाई-फाई सिस्टम से पूरे घर में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है? ध्यान रखना, ये जो वाई-फाई सिस्टम होता है, उससे भी अवरक्त प्रकाश की किरणें निकलती हैं और उसके कारण पूरे घर में सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, ठीक? उसके बाद देखो कुछ और चीज़ें जैसे नाइट विज़न में भी अवरक्त प्रकाश का यूज़ होता है, ठीक है? जैसे तुम शायद एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखते होंगे, तो उसमें अंधेरे में भी एनिमल के फ़ोटो लेते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, ठीक है? तो देखो तुम बताओ, कोई भी एनिमल है जैसे कि कोई भैंस ही है, ठीक है? अंधेरे में, तो बताओ अंधेरे में उस भैंस से दृश्य प्रकाश की तो किरणें नहीं निकलेंगी ना, इसलिए हम अपनी डायरेक्ट आँखों से अंधेरे में एनिमल को नहीं देख सकते, ठीक है ना? लेकिन तुम खुद बताओ कि अंधेरे में इस भैंस से दृश्य प्रकाश की तो किरणें नहीं निकलेंगी, लेकिन बताओ इस भैंस का कुछ न कुछ ताप होगा और ताप के अनुसार ऊष्मीय विकिरण निकलेंगी और हमको पता है कि जो नॉर्मल ताप पर ऊष्मीय विकिरणें निकलती हैं, वो अवरक्त प्रकाश की निकलती हैं, तो ध्यान रखना कि भैंस का कुछ न कुछ ताप होगा। ताप होगा तो उस ताप के अनुसार उससे अवरक्त प्रकाश की किरणें निकलेंगी और उन अवरक्त प्रकाश की किरणों को डिटेक्ट करके इसका फ़ोटोग्राफ या इसकी वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, एनिमल प्लैनेट उसमें रात के टाइम पे भी एनिमल का वीडियो जो बनाते हैं वो अवरक्त प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। ठीक, तो रात में दृश्य प्रकाश तो नहीं, लेकिन ये जो भी एनिमल है उससे अवरक्त प्रकाश तो निकलेगा ना, उस अवरक्त प्रकाश को डिटेक्ट करके रात को भी वीडियो शूटिंग इनकी की जा सकती है, ठीक है? ऐसे ही अगर आतंकवादियों को अगर रात में देखना है तब भी अवरक्त प्रकाश का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है?
है ना? किया था। उसके बाद तुमने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे देखे होंगे। तो दिन में तो दृश्य प्रकाश बहुत सारा आता है। इससे दिन में तो ये जो सीसीटीवी कैमरे, है ना? ध्यान रखना कि दिन में तो दृश्य प्रकाश काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे दिन में तो सीसीटीवी जो कैमरेज़ होते हैं, वो दृश्य प्रकाश को डिटेक्ट करके सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रात के टाइम में दृश्य प्रकाश आना बंद हो जाता है ना? रात के टाइम में दृश्य प्रकाश आना बंद कर हो जाता है। तो रात के टाइम में ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो अवरक्त प्रकाश के द्वारा अ, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। है ना? ऐसे रात को तुमने देखा होगा जैसे ही रात हो जाती है तो ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें दृश्य प्रकाश वाला मोड खत्म हो जाता है, इंफ्रारेड वाला मोड स्टार्ट हो जाता है, ठीक? तो रात के टाइम में कोई भी एनिमल है, कोई भी उससे इंफ्रारेड किरणें निकलेंगी और अवरक्त किरणों को डिटेक्ट करके रात में भी ये सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक? चलो उसके बाद एक और यूज़ होता है कि कोहरे के टाइम पे बादलों का अगर फ़ोटोग्राफ लेना है तो उसमें भी अवरक्त प्रकाश का यूज़ होता है, ठीक? जैसे कोहरे का टाइम है कि उसमें हमको बादलों का फ़ोटो लेना है मौसम की जानकारी देने के लिए, ठीक है? बादलों का फ़ोटोग्राफ लेना है, तो दृश्य प्रकाश तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक? लेकिन अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। ये तो बादलों तक उसकी किरणें निकल जाएँगी, बादलों की किरणें अपने कैमरे तक पहुँच जाएँगी, इसलिए ध्यान रखना कि कोहरे के टाइम पे फॉगी कंडीशन में क्लाउड का अगर फ़ोटोग्राफ लेना है तो उसके लिए भी अवरक्त प्रकाश का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ कि ग्रीन आउट इफ़ेक्ट है ना, तुमने सुना होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही हमारी पृथ्वी पर्याप्त गर्म रहती है। सुना होगा ना कि ग्रीन आउट हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही अपनी पृथ्वी पर्याप्त गर्म रहती है। तो इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में भी इंफ्रारेड किरणों का ही योगदान होता है, ठीक है? ये तो तुमने सुना होगा, मैं बता भी देता हूँ। ये तुमने सुना होगा कि पृथ्वी है और हमको पता है कि किस्मत से अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और अच्छी बात है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन आउट गैसेज़ है, ठीक है? ये तो ध्यान रखना कि जैसे सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश गिर रहा है, ठीक है? तो हमको पता है कि सूर्य का ताप तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना? पता है कि सूर्य का ताप काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे सूर्य से जो पृथ्वी पर जो किरणें गिरती हैं, वो ज़्यादातर दृश्य प्रकाश की होती हैं, और ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो दृश्य प्रकाश के लिए तो पूरी तरह से पारदर्शक होती हैं। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली दृश्य प्रकाश को तो वो रोकती नहीं है। तो ध्यान रखना कि सूर्य से पृथ्वी तक ध्यान रखना है मेन चीज़ कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, हमको पता है सूर्य का ताप काफ़ी ज़्यादा होता है। ताप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो ज़्यादातर दृश्य प्रकाश की होती हैं। और अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो दृश्य प्रकाश के लिए तो पूरी तरह से पारदर्शक के टाइप से काम करती हैं, मतलब दृश्य प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर तो पूरी तरह से गिरने देती है ना, ग्रीन हाउस गैसेज़ सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तो पूरी तरह से गिरने देती हैं, ठीक? ठीक, लेकिन हमको पता है कि पृथ्वी अपने खुद के ताप के अनुसार विकिरण उत्सर्जित भी करती है, लेकिन हमको पता है कि पृथ्वी का ताप काफ़ी कम होता है। पृथ्वी का ताप काफ़ी कम होता है, इसलिए पृथ्वी अपने खुद के ताप के कारण जो विकिरण निकालती है, वो ज़्यादातर अवरक्त विकिरणें होती हैं। और ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो अवरक्त किरणों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। मतलब पृथ्वी से जो अवरक्त किरणें निकल रही हैं उनको उनके लिए पूरी तरह से पारदर्शक नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो अवरक्त तरंगों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। मतलब अवरक्त तरंगों को के लिए वो पूरी तरह से पारदर्शक नहीं होती हैं। ये है ना? मतलब पृथ्वी से जो अवरक्त तरंगें निकल रही हैं, उनको पूरी तरह से निकलने नहीं देती हैं। जो पृथ्वी से अवरक्त किरणें निकल रही हैं, वो वायुमंडल से पूरी तरह से निकलती नहीं है। कई अवरक्त किरणों को ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस अवशोषित कर लेती है और वापस पृथ्वी पर ही गिराती है, ठीक? तो बस इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से सूर्य से जो दृश्य प्रकाश पृथ्वी पर गिर रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस इनको नहीं रोकती हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की ओर जो दृश्य प्रकाश गिर रहा है, उसको तो ये गिरने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो अवरक्त प्रकाश निकल रहा है, उसको पूरी तरह से निकलने नहीं देती हैं, उसको अवशोषित करके वापस पृथ्वी पर गिराती हैं। तो बस इस प्रकार पृथ्वी विकिरणों का अवशोषण तो सही से कर लेती है, लेकिन विकिरणें बाहर प्रॉपर्ली निकल नहीं पाती हैं, तो उसके कारण पृथ्वी का ताप थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब पृथ्वी पर्याप्त गर्म रहती है, और उसी के कारण हम इंसान
जिंदा रहते हैं तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुक्रिया बोलना चाहिए, तुम हमेशा उसको कोसते रहते हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुक्रिया बोलना चाहिए। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती या बहुत अपर्याप्त होती, तब तो जिस दर से विकिरण आती उसी दर से विकिरण निकल जाती, ये तो तब पृथ्वी का ताप बहुत ही कम रहता, कुछ -30 डिग्री या -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता। तो ध्यान रखना कि वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, तब तो सूर्य की विकिरण जिस दर से आती उसी दर से निकल जाती। इसको हमने रेडिएशन में सॉल्व भी किया था, और जिस दर से विकिरण आती उसी दर से निकल जाती, तो तब तो सॉल्व करने पर पृथ्वी का ताप कुछ -40 डिग्री या -50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता, जिस पे इंसान जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये प्रकृति का शुक्र है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, जो पृथ्वी द्वारा निकलने वाली अवरक्त किरणों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकलने देती, तो उसके कारण पृथ्वी पर्याप्त गर्म रहती है। नहीं तो पृथ्वी का ताप 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री इतना रहता है, जो इंसानों के जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना कि आजकल इंसान ने अति कर रखी है। बहुत सारा, है ना? बहुत सारे वाहन, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही कर दी है, तो उसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है तो अच्छा है, लेकिन अब पृथ्वी धीरे-धीरे और गर्म हो रही है, और गर्म हो रही है तो उसके कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छा तो है, लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अति बुरा है। इसे संस्कृत में कहावत है कि अति सर्वदा वर्जयेत। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये तो अवरक्त प्रकाश हो गया। अब ध्यान रखना कि अवरक्त प्रकाश से थोड़ी और ज़्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है, उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम मॉडर्न फिजिक्स में। कि अवरक्त प्रकाश से थोड़ी और ज़्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है, वो दृश्य प्रकाश है, विज़िबल लाइट। और हमको पता है कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी से लेकर रेड तक सारे कलर मिक्स्ड हैं। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है ना? और इसके फोटॉन की ऊर्जा 1.77 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है, ये भी पता है, ठीक है? अब दृश्य प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है वो देखना है। तो उनको पता है कि दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने का सबसे मेन स्रोत ये होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के द्वारा दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन में जो बामर सीरीज़ है, उसके जो भी फोटॉन निकलते हैं वो लगभग दृश्य प्रकाश के होते हैं। तो दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने का सबसे कॉमन तरीका परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, ठीक है? दृश्य प्रकाश के प्रैक्टिकल यूज़, तो पहला प्रैक्टिकल यूज़ सभी को पता है कि जो इंसान पूरी दुनिया को देखता है, वो दृश्य प्रकाश के माध्यम से देख पाता है। इंसान बाकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को नहीं देख सकता, ध्यान रखना। इंसान पूरी दुनिया को दृश्य प्रकाश से ही देख सकता है, बाकी सारे प्रकाश को इंसान नहीं देख सकता। ये बात अलग है कि बाकी जानवर अन्य विद्युत चुम्बकीय या अन्य प्रकाश को भी देख सकते हैं, जैसे स्नेक जो होता है वो अवरक्त प्रकाश को भी देख सकता है। कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो पूरी दुनिया को जो देखता है वो केवल दृश्य प्रकाश के द्वारा ही देख सकता है। उसके बाद दृश्य प्रकाश का एक और इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पौधों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में भी सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रकाश यूज़ होता है? दृश्य प्रकाश का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो दृश्य प्रकाश के भी को भी देख लिया। हाँ, बच्चों देखो, अब दृश्य प्रकाश से और ज़्यादा ऊर्जा वाली जो किरणें होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? पराबैंगनी प्रकाश, या इसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य तो हमको पता है कि दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी के फोटॉन की ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो इनका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कोई हार्ड या बिल्कुल क्लियर लाइन नहीं है, तो लगभग है, ठीक? ओके। अब पराबैंगनी तरंग किरणों को उत्पन्न कैसे करते हैं, तो हमको पता है कि पराबैंगनी फोटॉन भी कैसे निकलते हैं? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा, ठीक? जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें लाइमन सीरीज़ के सारे फोटॉन पराबैंगनी प्रकाश के होते हैं ना, वैसे ही बाकी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण पराबैंगनी किरणें निकल सकती हैं, ठीक? चलो, अब इसके प्रैक्टिकली उपयोग, तो पहला प्रैक्टिकल उपयोग तुम सभी को पता होगा कि जैसे
वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए या वाटर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए एक्वागार्ड जो सिस्टम होता है उसमें यूवी लाइट का यूज़ होता है। ना? सभी ने देखा होगा। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एक्वागार्ड सिस्टम होता है। एक ये अलग-अलग टाइप की कंपनीज़ आती हैं, कैंट, एक्वागार्ड ये सब। तो याद रखना कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो एक्वागार्ड सिस्टम होता है उसमें यूवी लाइट का यूज़ होता है। मतलब उसमें क्या करते हैं कि पानी के अंदर पराबैंगनी प्रकाश गिराते हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के तो आर-पार निकल जाता है, लेकिन पानी के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया उनको नष्ट कर लेता है। उससे वाटर प्योर हो जाता है, ठीक। ये तो एक्वागार्ड में जो यूवी ये एक्वागार्ड में यूवी लाइट का यूज़ होता है वाटर प्यूरिफिकेशन या बैक्टीरिया को मारने के लिए। दूसरा यूज़ होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज़ करने के लिए, ठीक है? जैसे कि ऑपरेशन करने के लिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, चाकू और ये सब, ध्यान रखना कि किसी एक का ऑपरेशन कर दिया, अब उसी चाकू से किसी दूसरे का ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बिल्कुल गर्म पानी में डुबोते हैं, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं और फिर बचे हुए बैक्टीरिया, वायरस को मारना है तो क्या करते हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर पराबैंगनी किरणें गिराते हैं हाई इंटेंसिटी की। तो हाई इंटेंसिटी की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे बचे-कुचे जो बैक्टीरिया, वायरस है उनको भी खत्म कर देते हैं। ये तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शुद्धिकरण या स्टेरिलाइज़ेशन करना है तो उसके लिए भी पराबैंगनी किरणें गिराते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा कि कृत्रिम उत्परिवर्तन कराना है तो उसके लिए भी पराबैंगनी किरणें गिराते हैं, ठीक है? जैसे कि मुर्गी का अंडा है उसमें से बतख निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस पर पराबैंगनी किरणें गिराते हैं। तो पराबैंगनी किरणों गिराने से कई बार क्या होता है कि उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, मतलब हो सकता है कि मुर्गी के अंडे से बतख निकले या बतख के अंडे से मुर्गी निकले, ये हो सकता है। और ये जो स्पीशीज़ जो बनी है उसमें भी उत्परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं तो उसमें उत्परिवर्तन सूर्य की किरणों से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हुआ है। चलो उसके बाद लेज़िक आई सर्जरी जो होती है उसमें भी हाई इंटेंसिटी की पराबैंगनी प्रकाश का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और फीचर है कि सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश की भी किरणें निकलती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अपनी वायुमंडल में ओज़ोन परत होती है और ओज़ोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, मतलब उसको पृथ्वी तक आने से बचाती है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब पराबैंगनी प्रकाश से थोड़ी और जो ज़्यादा ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है वो एक्स-रे। तो पराबैंगनी की तुलना में एक्स-रे के फोटॉन की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो तरंग दैर्घ्य और कम होता है। तो एक्स-रे का तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन 10 की पावर -3 नैनोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर से ज़्यादा होता है। तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि एक्स-रे का तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के बीच होता है। उसके बाद एक्स-रे उत्पन्न कैसे करते हैं, तो वो तो हमने मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ा था कि कॉलिस ट्यूब द्वारा एक्स-रे उत्पन्न करते हैं, ठीक? जिसमें टारगेट मटेरियल पे उच्च गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं, तो बदले में एक्स-रे निकलता है। तो एक्स-रे किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं? कॉलिस ट्यूब में उत्पन्न की जाती है, ठीक? फिर उसके प्रैक्टिकल उपयोग, तो पहला उपयोग तो सभी को पता है कि जैसे कोई आदमी गिर गया, हड्डी में फ्रैक्चर की चांसेस लगे, तो हड्डी में फ्रैक्चर है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्स-रे का यूज़ करते हैं, ठीक? जैसे मान लेते हैं हड्डी है और ये उसके ऊपर का फ्लैश है, मतलब मांस, स्किन ये सब, ठीक है? बस हम क्या करते हैं, जैसे हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर है या नहीं वो देखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाथ पर लो इंटेंसिटी के एक्स-रे गिराते हैं। हाई इंटेंसिटी के एक्स-रे गिराओगे तो पूरा हाथ ही जल जाएगा। तो लो इंटेंसिटी के एक्स-रे गिराते हैं, ठीक है? और इधर फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, ठीक है? जो शुरू में व्हाइट होती है, ठीक है? अब बताओ ये जो एक्स-रे है वो स्किन, मांस इनके तो आर-पार निकल जाती हैं, ठीक है? तो स्किन, मांस उसके आर-पार निकल जाएँगी, तो ये वाली तो एक्स-रे फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट काली हो जाएगी, लेकिन हड्डियों के आर-पार नहीं निकल पाती है। तो जहाँ-जहाँ हड्डियाँ हैं, वहाँ की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं पहुँच पाएँगी, तो वहाँ फोटोग्राफिक प्लेट में व्हाइट-व्हाइट रह जाएगा, ठीक है? तो बस उसके आधार पर हमको पता चलेगा कि
हड्डी के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, पता चलता है, ठीक है। उसके बाद एक्स-रे से भी और सोफिस्टिकेटेड डायग्नोसिस सिस्टम होता है, सीटी स्कैन, तो उसमें भी एक्स-रे का यूज़ करते हैं। और एक और यूज़ है कि वाटर या ऑयल की कोई पाइपलाइन है, तो उसमें कोई टूट-फूट या लीकेज है या नहीं, उसका भी पता करने के लिए एक्स-रे का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल नहीं बताऊँगा वरना आधा घंटा और लग जाएगा। हाँ बच्चों, एक्स-रे पढ़ ली। अब हम प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली किरणें देखते हैं जिसको गामा किरणें बोलते हैं। तो ये तो हमको पता है कि प्रकृति में जितनी भी किरणें होती हैं उसमें से गामा किरणों के फोटॉन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो गामा किरणों के फोटॉन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -3 नैनोमीटर, मतलब 1 पिकोमीटर से भी कम होता है। और वो पढ़ चुके हैं कि तरंग दैर्ध्य 1 पिकोमीटर से कम होगा तो उसके फोटॉन की ऊर्जा 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज़्यादा होगी। अब गामा किरणों का उत्पादन कैसे होता है वो देखना है। ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बता चुका हूँ कि परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तब तो कम ऊर्जा के ही फोटॉन निकलते हैं जिसको दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश बोलते हैं। लेकिन अगर नाभिक का ही ट्रांजिशन हो, है ना? नाभिक का अगर ट्रांजिशन हो मतलब नाभिक अस्थायी अवस्था से ग्राउंड स्टेट में गिरे, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले फोटॉन निकलते हैं जिसको गामा किरणें बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था कि किसी भी नाभिक की अभिक्रिया, है ना, बताया था कि किसी भी नाभिक की अभिक्रिया के बाद जो नया नाभिक बनता है वो स्थायी अवस्था का नहीं बनता है, थोड़ा बहुत अस्थायी अवस्था का बनता है। फिर ये नाभिक अस्थायी अवस्था से स्थायी अवस्था में गिरता है, ट्रांजिशन करता है, तो गैप के बराबर ऊर्जा निकल मुक्त होती है जो कि गामा फोटॉन के रूप में निकलती है ना? और इतने ज़्यादा ऊर्जा वाले जो फोटॉन होते हैं उसको गामा फोटॉन बोलते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। गामा किरणों का यूज़ तो सबसे मेन यूज़ तो ये होता है कि कैंसर कोशिकाओं को अगर नष्ट करना है तो उसके लिए जिस स्थान पर कैंसर है वहाँ गामा किरणें गिराई जाती हैं, तो गामा किरणें कैंसर की कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। तो जितने भी टाइप की विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी उनका तरंग दैर्ध्य देख लिया, उनका उत्पादन कैसे होता है वो देख लिया और इनके प्रैक्टिकल उपयोग देख लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में, जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बच्चों देखो, अब एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.5 करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए नीट में तो नहीं पूछा जा सकता, मेडिकल में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जेईई मेंस के एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट पूछे गए भी हैं। 2015 के जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो प्रकाश के बिंदु स्रोत के टाइप से काम कर रहा है। दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो प्रकाश के बिंदु स्रोत के टाइप से काम कर रहा है। अब हमको दे रखा है कि ये 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब है कि ये 100 वॉट की दर से इलेक्ट्रिकल पावर व्यय कर रहा है और इसकी प्रकाश कन्वर्जन की दक्षता 2.5% है। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी बिजली खर्च कर रहा है उसका केवल 2.5% को ही दृश्य प्रकाश के रूप में निकल रहा है, बाकी सब ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो बस हमको देखना है कि ये इतनी बिजली खर्च कर रहा है तो प्रकाश ऊर्जा किस दर से निकालेगा वो देखना है। फिर इस बल्ब से 3 मीटर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी वो देखना है ना? उसके बाद हमको दे रखा है कि आगे पूछा है कि 3 मीटर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता आ गई, तो 3 मीटर दूरी पर प्रकाश का ऊर्जा घनत्व कितना होगा वो पूछा है। फिर ऊर्जा घनत्व आ गया तो फिर पूछा है कि इस बिंदु पर दोलनीय विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान और आयाम कितना होगा वो देखना है। हमको पता है ना, ये बता प्रकाश की किरणें मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र दोलन कर रहा होगा ना। पूछा है कि इस बिंदु पर दोलन कर रहे विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान और आयाम कितना होगा, ये सब पूछा है ना? स्टार्ट करते हैं। फिर हमको दे रखा है कि कोई हमको दे रखा है कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है मतलब प्रकाश का बिंदु स्रोत है। 100 वॉट का है मतलब ये 100 वॉट या 100 जूल पर सेकंड की दर से बिजली खर्च कर रहा है और प्रकाश कन्वर्जन की दक्षता केवल 2.5% है।
तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी बिजली खर्च करेगा उसका केवल 2.5% को ही प्रकाश में कन्वर्ट कर पाएगा। तो बस बिजली 100 वॉट की दर से खर्च कर रहा है। तो बताओ निकलने वाले प्रकाश की पावर कितनी होगी? 2.5% ऑफ व्यय की गई बिजली की पावर, है ना? बोल सकते हैं कि दक्षता 2.5% है, मतलब जितनी भी बिजली खर्च कर रहा होगा उसका 2.5% को ही प्रकाश में कन्वर्ट कर पा रहा होगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि अगर पी इलेक्ट्रिकल जितनी बिजली खर्च करे, तो प्रकाश ऊर्जा की पावर कितनी होगी? 2.5% ऑफ पी इलेक्ट्रिकल कंज्यूम। तो 2.5% मतलब 2.5 बाय 100 ऑफ मतलब इनटू, और पी इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत पावर किस दर से व्यय करा? 100। तो ये सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसल, 2.5 वॉट। तो पता चल गया कि 100 वॉट्स की दर से तो बिजली खर्च कर रहा है, लेकिन प्रकाश किस दर से निकाल पाएगा? 2.5 वॉट मतलब 2.5 जूल पर सेकंड, इसी दर से प्रकाश निकाल पाएगा। तो स्रोत जो प्रकाश निकाल रहा है, उस प्रकाश की पावर 2.5 वॉट है। अब हमको पूछा है कि 3 मीटर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तुम देखते बताओ कि इस बार प्रकाश का बिंदु स्रोत है ना, तो बताओ प्रकाश का बिंदु स्रोत है मतलब अपनी किरणें चारों ओर फैला देगा। तो बताओ r दूरी पर एक किरणें गोलाकार भाग से गुजरेंगी, मतलब r दूरी पर एक किरणें कितने क्षेत्रफल से गुजरेंगी बताओ? 4 पाई r स्क्वायर, है ना? बोल सकते हैं कि बिंदु स्रोत है तो किरणें चारों ओर फैला देगा। तो r दूरी पर एक किरणें गोलाकार भाग से गुजरेंगी, मतलब r दूरी पे किरणें कुल कितने क्षेत्रफल से गुजरेंगी? 4 पाई r स्क्वायर। तो r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? है ना? r दूरी पर प्रकाश, ये क्या हो रहा है? r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर, है ना? बस तुम बताओ कि स्रोत 2.5 की दर से, है ना, स्रोत 2.5 की दर से लाइट पावर निकाल रहा है, तो r दूरी पर भी उसी दर से ऊर्जा गुजर पाएगी ना, क्योंकि बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो बस 2.5 वॉट की दर से प्रकाश निकल रहा है, तो r दूरी पर प्रकाश ऊर्जा गुजरेगी भी उसी दर से, 2.5 वॉट की दर से। तो मैं लिख देता हूँ कि d/dt तो क्या हो गया? निकलने वाले प्रकाश की पावर अपन, ये पावर कुल कितने क्षेत्रफल से गुजर रही है? 4 पाई r स्क्वायर मान रखते हैं। तो बताओ ये जो स्रोत जो प्रकाश निकाल रहा है उसकी पावर 2.5 है, अपन 4 पाई और r ये बिंदु स्रोत से की दूरी कितनी है? 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तुम्हारे पास आएगी, है ना? कर लेना कैलकुलेट। तो r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तुम्हारे पास आएगी 0.022 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो कर दिया, r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तो इतनी आ गई है। अब r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता आ गई। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि r दूरी पर प्रकाश का औसत ऊर्जा घनत्व कितना होगा वो देखना है ना? ये तो वही कि r दूरी पर तीव्रता तो आ गई। अब हमको देखना है कि r दूरी पर प्रकाश का औसत ऊर्जा घनत्व तो ऊर्जा प्रति आयतन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, इतना तो हम फीलिंग से सोच सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता और ऊर्जा घनत्व निश्चित कहीं न कहीं से रिलेटेड होंगे। तो क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो उसके लिए दोनों के एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो, सबसे पहले r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तो हमको अच्छे पता है। ये लिख देता हूँ। ये तो हमको अच्छे पता है कि तीव्रता तो क्या होती है? ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल। तो ऊर्जा प्रवाह की दर d/dt ओपन क्षेत्रफल A। इसको जमा कर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? d ओपन A dt, है ना? जहाँ A किरणों के सामने आने वाला क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। बस कह सकते हैं कि r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तो कितनी होगी? d/dt ओपन A। तीव्रता तो इतनी हो गई। अब हमको देखना है कि r दूरी पर ऊर्जा घनत्व कितना होगा वो देखना है। ये तो तुमको अच्छे पता होगा कि ऊर्जा घनत्व बेसिकली क्या होता है? ऊर्जा प्रति आयतन। तो d/d वॉल्यूम लिख सकते हैं। है तो ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या होगा? ऊर्जा प्रति आयतन मतलब d/d वॉल्यूम। ये तो कितना होगा ऊर्जा घनत्व? d अपन d वॉल्यूम देखना है ना। तो चलो मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरणें dr जितना विस्थापित हो गई, है ना? मान लेते हैं कि dt समय में, है ना? मान लेते हैं कि dt समय में प्रकाश की किरणें dr जितना विस्थापित हो गई। तो d वॉल्यूम क्या होगा?
इस पतले से एलिमेंट का आयतन, है ना? तो बस तुम आराम से बताओ कि डी वॉल्यूम इस पतले से एलिमेंट का आयतन कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो हमने ए बोला है इंटू मोटाई कितनी है? dr, है तो ये बोल सकते हैं कि r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता तो ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल में तो डी बाई टी ओपन ए, और r दूरी पर ऊर्जा घनत्व होगा ऊर्जा प्रति आयतन में तो डी बाई डी वॉल्यूम, और डी वॉल्यूम इस पतले से एलिमेंट का आयतन तो वो कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ए इंटू इसकी छोटे से एलिमेंट की मोटाई dr ये हो गया, है ना? dr की जगह dx भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये तीव्रता भी आ गई और ऊर्जा घनत्व भी आ गया है। अब इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए क्या करो, सिंपली इन दोनों का भाग दे दो। यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि इन दोनों में रिलेशन के लिए सिंपली इनका भाग देंगे। कहाँ दूँ यार, नीचे लिख देता हूँ। इनमें रिलेशन के लिए सिंपली इनका भाग देंगे, मतलब ये ऊर्जा घनत्व, चलो इसमें इसका भाग देते हैं। तीव्रता अपन ऊर्जा घनत्व का भाग दे देते हैं, ठीक है? तो बताओ तीव्रता तो कितनी है ना? r दूरी पर तीव्रता तो कितनी है? d बाय a dt, और ऊर्जा घनत्व इतना है तो 1 अपन ऊर्जा घनत्व इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब a dr बाय d इतना आ गया, ठीक है? अब ये स्मार्टनेस है, नॉर्मली बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन इस टाइप से करेंगे आप, है ना? ये इस क्वेश्चन की सबसे मेन स्टेप है कि तीव्रता तो d बाई dt अपन a, और ऊर्जा घनत्व होगा ऊर्जा प्रति आयतन में तो d बाई d वॉल्यूम, तो d अपन डी वॉल्यूम क्या होगा? इस छोटे से एलिमेंट का आयतन कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू मोटाई dr, बस दोनों में रिलेशन निकालना है तो दोनों का भाग दे दो। तो तीव्रता तो d ओपन a dt, और 1 ओपन ऊर्जा घनत्व इसका उल्टा a dr ओपन d ये आ गया। अब आगे सॉल्व कर सकते हो ना? बताओ सॉल्व करेंगे तो d से d कैंसल, a से a भी कैंसल, तो बताओ सॉल्व करेंगे तो तीव्रता ओपन ऊर्जा घनत्व कितना आ गया? dr बाय dt, और बताओ dr बाय dt को हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश के आगे बढ़ने का वेग, मतलब c। तो तुम बताओ कि dr क्या होगा? प्रकाश किरण का अल्पत्रिज्यीय विस्थापन, और dt अल्प समय, तो dr बाय dt क्या होगा? प्रकाश तरंग के विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब इसको प्रकाश का वेग c बोल सकते हैं। तो तीव्रता और ऊर्जा घनत्व का अनुपात c के बराबर आ गया। ट्रांसफर करेंगे तो बताओ ऊर्जा घनत्व कितना हो गया? तीव्रता बाय c। तो ये मेन स्टेप है, इसको नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ऊर्जा घनत्व तीव्रता बाय c होगा। क्या लिख देता हूँ, मैं कहाँ करूँ, यही थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ, है ना? तो इसको ट्रांसफर करेंगे ना, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऊर्जा घनत्व कितना हो गया? तीव्रता बाय c मान रख दो। तो तब तीव्रता तो कितनी है? 0.22 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊर्जा घनत्व आएगा, जिसको परफेक्ट शब्दों में औसत ऊर्जा घनत्व बोल सकते हैं, है ना? ये कहाँ चला गया? हाँ सॉरी बच्चों, तो लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। ऊर्जा घनत्व कितना होगा? I बाय सी होगा ना, I 0.022 है, अपन c तो 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। इसको सॉल्व कर लेना, तो कितना आ जाएगा? 22/3 इंटू 10 की पावर -11, 22/3 करोगे तो लगभग 7.2 इंटू 10 की पावर -11 ये जूल पर मीटर क्यूब। तो ये औसत ऊर्जा घनत्व इतना आ गया, ठीक है ना? औसत ऊर्जा घनत्व इतना आ गया। तो बस अब हमको देखना है कि इस बार विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान और चुंबकीय क्षेत्र का आरएमएस मान कितना होगा वो देखना है। बस ये ऊर्जा घनत्व आ गया ना, है ना? प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व इतना आ गया, है ना? तो बस हमको अच्छे पता है, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्रकाश में जितनी भी ऊर्जा होती है वो आधी तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है और आधी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। मैंने तो ये बताया था कि प्रकाश की जितनी भी ऊर्जा होती है उसमें आधी विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है और आधी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। तो तुम बताओ कि औसत ऊर्जा घनत्व 7.2 इंटू 10 की पावर -11 है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा घनत्व इसका आधा होगा और आधा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होगा। है ना? बस बोल सकते हैं कि औसत ऊर्जा घनत्व इतना है, तो बताओ औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व इसका आधा होगा, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर -11 होगा, और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी इसका आधा होगा, क्यों? तो वो भी 3.6 इंटू 10 की पावर -11, तो बोल सकते हैं ना
4 दूरी पर औसत ऊर्जा घनत्व इतना है, तो बस प्रकाश की जो भी ऊर्जा होती है, आधी विद्युत ऊर्जा और आधी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, तो बस कुल ऊर्जा घनत्व इतना है, तो उसमें औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व इसका आधा, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर -11, और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी इसका आधा 3.6 इंटू 10 की पावर -11 होगा। अब औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व आ गया, तो उससे हम विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान निकाल सकते हैं ना, है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ विद्युत ऊर्जा घनत्व बेसिकली क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बताओ ये बताओ विद्युत ऊर्जा घनत्व का अधिकतम मान तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और विद्युत ऊर्जा का औसत मान कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर्ड है ना? ये बोल सकते हैं कि, यहाँ लिख देता हूँ कि औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व देखना है ना? तुम बताओ कि विद्युत ऊर्जा घनत्व तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, लेकिन इस बार औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व देखना है, तो उसके लिए ई आरएमएस लेंगे। इतना तो कर सकते हो ना यार, विद्युत ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो बस हमको औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व देखना है, तो ई स्क्वायर का औसत होगा, और ई स्क्वायर के औसत को हम ई आरएमएस का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है कि विद्युत ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, तो औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर। तो इससे तुम ई आरएमएस निकाल सकते हो ना? तो बता ई आरएमएस कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 2 अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ई आरएमएस स्क्वायर इतना है, तो ई आरएमएस का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो विद्युत क्षेत्र का, है ना, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान 2.9 वोल्ट पर मीटर होगा। बस आरएमएस मान इतना होगा, तो विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि विद्युत क्षेत्र के आरएमएस को हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र का आयाम बाय √2, और वो कितना है? 2.9 है। तो इससे विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालेंगे तो 2.9 इंटू √2, सॉल्व करेंगे तो 2.9 इंटू √2 कितना हो गया हमारे पास? 4.07 वोल्ट पर मीटर। तो बस विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना आ गया। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का भी आयाम निकाल सकते हो। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होगा? बी आरएमएस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो इससे तुम चुंबकीय क्षेत्र का आरएमएस मान निकालना, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछे तो आरएमएस मान को बी नॉट बाय √2 के बराबर कर देना, तो आयाम आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। तो टफ है मतलब, लेकिन फिर भी जेईई मेंस में 1-2 बार पूछा गया, तुम्हारे भी पूछा जा सकता है। डेटा थोड़े से सिंपल होंगे। तो क्या किया समझ गए ना? बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमको दे रखा है कि एक मणि प्रकाश का स्रोत है, 100 वॉट की दर से बिजली खर्च कर रहा है, लेकिन दक्षता 2.5% ही है, तो लाइट पावर किस दर से निकालेगा? अ, 100 वॉट का 2.5% मतलब 2.5 वॉट इस दर से प्रकाश पावर निकालेगा। बस r दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता देखनी है, तो कितनी होगी? ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल। तो ऊर्जा प्रवाह की दर को तो प्रकाश की पावर बोल सकते हैं अपन। ये कितने क्षेत्रफल से गुजर रही है? 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह 3 रखेंगे तो r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता आ गई। बस सबसे खतरनाक स्टेप ये है कि r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता इतनी आ गई, तो r दूरी पर औसत ऊर्जा घनत्व कितना होगा वो देखना है। बस बुद्धि नहीं चल रही तो मैथमेटिक्स से करेंगे। ये तो मान लेते हैं प्रकाश की किरणें लगातार आगे बढ़ रही हैं, और dt समय में dr जितनी त्रिज्यीय दिशा में विस्थापित होगी। तो r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता को तो क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल में तो d/t/a, और r दूरी पर ऊर्जा घनत्व क्या होगा? ऊर्जा प्रति आयतन मतलब d/d वॉल्यूम, और d वॉल्यूम होगा इस पतले से एलिमेंट का आयतन, तो कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू ये मोटाई dr। बस सिंपली दोनों का भाग दे देंगे। I ओपन ऊर्जा घनत्व का भाग देंगे, तो d से d, a से a कैंसल, तो dr/dt। तो बताओ dt dr तो क्या है? प्रकाश का अल्प विस्थापन, और dt अल्प समय। तो विस्थापन अपन समय को प्रकाश का वेग बोल सकते हैं, तो dr/dt को प्रकाश का वेग बोल सकते हैं। तो बस इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऊर्जा घनत्व कितना आ जाएगा? तीव्रता बाय c। तो तीव्रता 0.022 अपन c 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो औसत ऊर्जा घनत्व 7.2 इंटू 10 की पावर -11 जूल पर मीटर क्यूब। ये औसत ऊर्जा घनत्व इतना आ गया, है ना? अब गधे लोग तो क्या करते हैं? ये औसत ऊर्जा घनत्व आ गया,
अब अगर विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना हो तो बस अंधे बहरों के टाइप से बस ऊर्जा घनत्व देखते ही हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख देते हैं। उसमें हम भी आते हैं। हम भी पहले ऐसे ही करते थे। ये तो नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि ऊर्जा घनत्व इतना आ गया तो बस अंधों के टाइप से ऊर्जा घनत्व को खोल करके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये तो प्रकाश का ऊर्जा घनत्व आ गया ना, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो भी प्रकाश ऊर्जा होती है वो आधी तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है और आधी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। मतलब जितना भी ऊर्जा घनत्व है उसमें आधा तो विद्युत ऊर्जा घनत्व होगा और आधा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होगा। तो बताओ कुल ऊर्जा घनत्व 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है। तो बताओ औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व इसका आधा होगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और वैसे ही औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी इसका आधा होगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। बस बताओ औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व को हाफ एप्सिलॉन नॉट ईआरएमएस का स्क्वायर, है ना? ये ध्यान रखना कि विद्युत ऊर्जा घनत्व तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, लेकिन औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व देखना है तो उसके लिए ई स्क्वायर का एवरेज और उसको ईआरएमएस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस ये मेन स्टेप है यार, है ना? कि बताओ औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है, तो औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व को हाफ एप्सिलॉन नॉट ईआरएमएस स्क्वायर लिखेंगे, तो इससे ईआरएमएस 2.9 आएगा। आयाम निकालना है तो विद्युत क्षेत्र के आरएमएस मान को विद्युत क्षेत्र का आयाम बाय रूट 2, तो इससे विद्युत क्षेत्र का आयाम आ गया। वही अब चुंबकीय क्षेत्र के आयाम भी वैसे ही करेंगे, है ना? उसमें हम वैसे ही करेंगे। बताओ बची हुई आधी ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होगा ना, तो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी इसका आधा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को बी आरएमएस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र का आरएमएस मान आएगा। आयाम निकालना हो तो आरएमएस मान को बी नॉट बाय रूट 2 के बराबर कर दोगे तो आयाम आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो देखो ये अ, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये अपना चैप्टर टोटली कंप्लीट है ना? एक टफ जेईई मेंस लेवल का एक क्वेश्चन मैं आगे कराऊँगा, लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। अब तुम इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इज़िली।